Hello dear learners, hope you are doing well and studying hard. As you all know, we are doing this PYQ series for quite well now and we have already completed the paper from 2014 till July 2018. So here we are going to start with the paper of 2018 December. The paper will having 100 questions altogether. We will not make 50 questions part. We will be completing all the 100 questions in one part, and yes, the video will be quite longer. Also, do subscribe the channel as it is our only and only survivor, yes, and it makes us encourage us. So also share with your friends, it will be helpful, no doubt. And yes, if you want the PDF, do share, do comment. I will provide the PDF in the Telegram channel as the link is given in the description. Okay, so without wasting much of your time, let's get started. The very first question: which of the following Mesolithic sites have exposed burials with skeletons of very tall human being? So Adamgarh, Bhimbetka, Mahadaha, Sarai Nahar, Rai. So our correct answer is option D, third and fourth, that is Mahada and Sarai Nahar. Okay, these are the two correct answers. So human past, that is divided into three: Stone Age, Bronze Age and Iron Age. So this Stone Age is divided into Paleolithic, Mesolithic and Neolithic. उसी में जो मेजोलिथिक है उसे मिडल स्टोन एज भी बोला जाता है, और मेजोलिथिक साइट से और एक सिग्निफिकेंस है माइक्रोलिथ्स का, जो स्मॉल स्टोन टूल्स है. ओके, एंड ऑल्सो मेजोलिथिक साइट अप्रॉक्सीमेटली 10,000 ईयर्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली रहा था, 10,000 ईयर्स इन इंडिया, और उसी में ह्यूमन सेटलमेंट्स और होना स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, और हमारा महादा कौन सा साइट है? ये उत्तर प्रदेश में है. 35 वेल प्रिजर्व फॉसिल होमिनिड स्केलेटन्स वेर डिस्कवर्ड, और सराई नहर ये भी उत्तर प्रदेश में ही है. यहाँ पर से 15 ह्यूमन स्केलेटन्स वेर डिस्कवर्ड. ओके, लार्जेस्ट स्केलेटल सीरीज ऑफ मेजोलिथिक होमिनिड्स यही से मिले थे. आदमगढ़ हमें पता है ये हमारे मध्य प्रदेश में, और भीमबेटका भी मध्य प्रदेश में. ओके, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 2: विच ऑफ द फॉलोइंग हरपन साइट्स इल्डेड कैमल बोन्स? अभी पूछा है कैमल बोन्स कौन से हरपन साइट से मिले थे. ये है कालीबंगन, ऑप्शन है कालीबंगन. ओके, कालीबंगन इज द हरपन साइट प्रेजेंट इन राजस्थान, घाघर रिवर के पास में आता है. वैसे हमें और भी एविडेंसेस मिले थे, जैसे प्लॉ फील्ड, मतलब फील्ड एग्रीकल्चरल सिग्निफिकेंस वाली फील्ड, फायर अल्टर्स जो अग्नि यज्ञ कुंड होते हैं वो, बोन्स ऑफ कैमल्स बिकॉज राजस्थान है और वहाँ पर कैमल्स तो अभी भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है. बरियल इन सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर ग्रेव्स, तो रेक्टेंगुलर और सर्कुलर ग्रेव में बरियल दफनाने की प्रक्रिया या दफनाने की तरीका जो था, और वहीं से हमें कैमल बोन्स मिले अप्रॉक्सीमेटली 2000 BC के अराउंड. ठीक है, और बोन्स ऑफ हॉर्सेस कहाँ से मिले थे हमें? सुरकोतोड़ा, गुजरात में जो है सुरकोतोड़ा, वहीं से मिले थे बोन ऑफ हॉर्सेस. ये पॉइंट भी ध्यान में रखिए. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. थर्ड क्वेश्चन: द लोकेशन ऑफ वैदिक रिवर सरस्वती इज इंडिकेटेड बाय इट्स मेंशन इन द नादी स्तुति सुक्ता ऑफ द ऋग्वेदा बिटवीन. हमें अब जो हमारी सरस्वती रिवर है वो किस रिवर के बीच में प्रेजेंट है ये बताना है. तो हमारा ऑप्शन है यमुना एंड सोतुदरी. ठीक है, सोतुदरी का और एक नेम क्या है? सतलज. सतलज रिवर को ही सोतुदरी बोला जाता है. ठीक है, तो सरस्वती बिटवीन द यमुना इन ईस्ट एंड सतलज इन द वेस्ट. सरस्वती रिवर को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया है, और जो नादी सूक्ता है, हिम ऑफ प्रेज ऑफ रिवर्स, नदी सूक्ति बोला जाएगा उसे, रिवर्स के प्रेज में लिखा गया है. इज अ हिम 10.75 ऑफ द ऋग्वेदा. ऋग्वेदा में 10.75 वाला जो हिम है वो नदी स्तुति. ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम. ओके, हाँ, और एक पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि लेट ऋग्वेदिक नदी स्तुति सूक्ता में सारे रिवर्स, इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में बोला गया है, जैसे कि गंगा, इंदस, यमुना, सरस्वती, सोतुदरी. ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम. द अकाउंट ऑफ ग्रेट फ्लड इन विच अ डिवाइन फिश हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज रेस्क्यूइंग मनु, कौन सा है, किस में दिया हुआ है ये? सतपथ ब्राह्मणा, where Matsya is not associated with any particular deity. The fish savior later merges with the identity of Brahma in the post-Vedic era and still transferred to विष्णु. जो मत्स्य अवतार बोला जाता है ना विष्णु भगवान का, तो पहले तो उन्हें किसी डेटी के साथ में एसोसिएट नहीं किया था, फिर उन्हें ब्रह्मा के साथ किया, एंड लेटर उन्हें विष्णु भगवान के साथ में भी कर दिया एसोसिएट. मत्स्य इज अ फिश अवतार ऑफ हिंदू गॉड विष्णु, ऑफन डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट ऑफ विष्णुज 10 प्राइमरी अवतार. तो सबसे पहला जो बोले जाता है कि पानी में ही जीव, सबसे पहला जीव हुआ था, पानी में ही सबसे पहला लिविंग बीइंग आया था, तो वही मत्स्य अवतार को सिग्निफिकेंस है. ठीक है, द सेक्शन 1.8.1 ऑफ सतपथ ब्राह्मणा जो यजुर्वेद में है इज द अर्लीस्ट एक्सटेंट टेक्स्ट टू मेंशन मत्स्य एंड फ्लड मिथ इन हिंदुइज्म. ओके, यजुर्वेदा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यजुर्वेदा. फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5. बाकी हमें ऋग्वेदा पता है, एंशियंट टेक्स्ट है सबसे पहला. देन वजनेस संहिता, इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ शुक्ल यजुर्वेदा, कॉल्ड एज वजनेस. द संहिता इन शुक्ल यजुर्वेदा इज कॉल्ड वजस्नेयी संहिता, is derived from Vajasthanya, the patronymic of Yajnavalkya,
ओके। और ऐत्रेय ब्राह्मणा इज ब्राह्मणा ऑफ शकल शाखा ऑफ ऋग्वेदा एंड एंशिएंट इंडियन कलेक्शन ऑफ सैक्रेड हिम्स। सहायाः सायाना दिस वर्क अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन इज ascribed टू महिदासा ऐत्रेय। ठीक है। फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर 5, इतिहास पुराण हैज बीन मेंशन्ड एज फिफ्थ वेदा इन चांद योगा उपनिषद। चांद योगा उपनिषद, द अर्लीस्ट रेफरेंस टू अ फिफ्थ Veda is found in the Chand Yoga Upanishad, which applies the term to the histories, Itihas Puran or ancient days of its day. The reference to Itihas Purana is used by Mahabharata, which also belongs to the class of epic literature called Itihasa. Ramayana also makes a claim to be fifth Veda. रामायणा को भी फिफ्थ वेदा बोला जाता है. And Bhagavata Puran elaborates on the Chand Yoga Upanishad statement concerning the fifth by stating that after the four Vedas emerged from each Brahma's four mouth, the fifth Veda Itihas Purana emerged from its fifth mouth or all his mouths. ओके। तो जो ये अलग अलग लोग मतलब जैसे कोई बोलता है महाभारत को फिफ्थ वेदा, कोई रामायण को बोलता है, एंड भागवत पुराण ऐसा बोला जाता है कि फिफ्थ वेदा है और वो ब्रह्मा के फिफ्थ माउथ से या फिर ऑल जो जितने भी उनके फेसेस थे माउथ थे उनसे आई हुई है। ठीक है। एंड टोटल कितने उपनिषद है? 13 उपनिषद से। सबसे पहले आता है बृहद्रनायक उपनिषद, चांद योगा, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, कौशिकी, केना, कथा, ईशा, श्वेतवतारा, मुंडका, प्रश्ना, मैत्री, मंडुक्य, ये सारे उपनिषद है। ओके, इफ मिस प्रोनाउंस सॉरी फॉर दैट। दिस आर द टोटल 13 उपनिषद्स एंड द उपनिषद्स फॉर ईच ऑफ दिस एड्रेस द थीम्स एंड कंसेप्ट्स एंड जो 4 वेदास है उनकी थीम्स, उनका विजन, ये सब कुछ उपनिषद में बताया गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। विच उपनिषद डिस्क्राइब द फिलोसॉफिकल डायलॉग बिटवीन यज्ञवल्क्य एंड मैत्री। अभी हमने देखा था उपनिषद का नेम बृहद्रनायका। ओके, द डायलॉग बिटवीन सेज यज्ञवल्क्य एंड मैत्रेय, जो उनकी वाइफ थी, ये उनकी वाइफ थी मैत्रेय, इनके बीच का डायलॉग है। इन द बृहद्रनायका उपनिषद इज अ क्लासिकल एक्सपोजिशन ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ एंड द लव बिटवीन द इंडिविजुअल एंड थिंग्स। इसमें सेल्फ, खुद से प्यार करना, खुद की वैल्यू करना, ये सब के बारे में बताया गया है। दिस कन्वर्सेशंस आर वेरी फेमस philosophical expositions containing the essence of आत्मज्ञान गिफ्टेड टू द वर्ल्ड बाय द उपनिषद। ठीक है, सेल्फ लव या सेल्फ नॉलेज, ये सब उसमें बताया गया है। आगे बढ़ेंगे। अरे 7th, क्वेश्चन नंबर 7, given below 2 statements, assertion and reasoning. Gautam Buddha believed in rebirth. Reason, he did not accept the existence of permanent soul. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। गौतम बुद्धा रीबर्थ में बिलीव करते थे बट परमानेंट सोल में नहीं। वो बोलते थे कि एनर्जीज ट्रांसफर होती है, सोल नहीं होती है। ओके, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग चेंजेस, ये उनकी फिलोसफी थी, ये उनका बिलीव था। सो दिस मीन्स दैट थिंग्स लाइक एवरलास्टिंग सोल और इटर्नल गॉड कैन नॉट एग्जिस्ट। बुद्धिज्म unlike other religion does not believe in a creator god or any external or everlasting soul. There is no permanent soul or self. ठीक है, ऐसा उन्होंने क्लियर वर्ड्स में बोला है। 8th, in Shravasti, Makali Gosala usually stayed at the workshop of the lady Hala Hala, who belonged to the community of potters. Option A, potters, कुम्हार। ठीक है, गौशाला मकली गौशाला, ये NCERT में भी दिया हुआ है इनकी स्टोरी। तो ये अजीविकाज आर बिलीव टू हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम वन ऑफ द मेनी एस्थेटिक ग्रुप्स ऑफ द टाइम। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट रिकॉर्ड, नंदवाचा वॉज कंसिडर्ड टू बी फाउंडर ऑफ अजीविका। तो उसी में आता है कि ही वॉज सक्सीडेड बाय कीससमका, और जो 4th थे वो थे मकाली घोसाला। अजीविका के जो 3rd थे और जो सबसे ग्रेटेस्ट भी बोला जाता है अजीविका सेक्ट के, मकाली घोसा। कौन से सेक्ट से आते हैं? अजीविका। ओके, he believed in the doctrine of reanimation and criticized the Vedic aesthetics. वो being rival sects of Buddhist and Jaina accounts portray घोसाला as a person of vicious character. और श्रवस्ती क्या था? हेडक्वार्टर था अजीविका सेक्ट का। अजीविकाज वे नेकेड एस्थेटिक्स, मतलब कि कुछ नहीं पहनते थे वो लोग, और पॉटर्स या बैंकर्स ये सारे उनके डिसाइपल्स, फॉलोअर्स थे। ठीक है, और इनका बेसिक प्रिंसिपल, अजीविका सेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या था? नियति, फेट। दे बिलीव दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड कुड बी चेंज्ड एज एवरीथिंग वॉज प्री डिटरमाइंड। सब कुछ पहले से डिसाइड हुआ है, कुछ भी बदल नहीं सकता है। नियति में वो काफ़ी भरोसा करते थे, और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है इसके पहले भी कि अजीविका सेक्ट का सबसे ज़्यादा मान्यता क्या थी, तो वो थी नियति। क्वेश्चन नंबर 9, कथीना सेरेमनी ऑफ बुद्धिस्ट संघा वॉज रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोब्स। ऑप्शन ए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोब्स।
रोब्स यानी जो वो पहनते थे कपड़े, उन्हें रोब्स बोलते थे। कथीना मीन्स हार्ड और स्टिफ। द वर्ड कथीना डिनोट्स अ क्लॉथ ऑफर्ड टू द मॉन्क्स एनुअली आफ्टर द एंड ऑफ द रेन। बारिश का जब मौसम खत्म हो जाता था उसके बाद में उन्हें कपड़े दिए जाते थे। इट ऑल्सो रेफर्स टू अ वुडन फ्रेम यूज बाय मॉन्क्स इन सीविंग देयर रॉब्स। वो जो कपड़े सीने की मशीन होती है लकड़ी की हुआ करती थी, उसे भी बोला जाता है कथीना। ठीक है, और कहाँ से पता चलता है हमें इसके बारे में? विनय पिटका में बताया हुआ है कथीना या रोब्स के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वॉज रूल्ड बाय 2 किंग्स विद द काउंसिल ऑफ एल्डर्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर्स इन्वेजन इन इंडिया? ये है पताला, ऑप्शन बी पताला। ठीक है, एंशियंट सिटी लोकेटेड एट द माउथ ऑफ इंडस रिवर इन पाकिस्तान, सिंध एरिया पाकिस्तान। ठीक है, King of Patala came to the Alexander and surrendered. Alexander let him keep possession of his dominions with instructions to provide whatever was needed for the reception of army. Alexander also constructed a harbor at Patala. ये भी पॉइंट नोट करो। ठीक है, मूविंग फर्दर, क्वेश्चन नंबर 11, Ashoka's contemporary foreign king Turmaya was the ruler of Egypt. ऑप्शन बी इजिप्ट। ठीक है, अशोका मौर्यन किंग थे और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी जो इजिप्ट के किंग थे वो थे तुरमाया, डिसेंडेंट ऑफ तुरानियन किंग्स एंड वॉज गवर्नर अंडर द आयरियन किंग एक्चुअली एंटियोकस। और ये रूलर बने थे जब उनकी सुप्रीमेसी आयरियंस ने या ईरानियंस ने एक्सेप्ट कर ली थी। ठीक है, एंड इन हिज 13th इंस्क्रिप्शन जिसमें उन्होंने बाकी किंग्स के बारे में बोला है, अशोका मेंशंस 5 गिरिक कंटेम्प्रेरी किंग्स। तुरामया हैज़ बीन आइडेंटिफाइड विद कंटेम्प्रेरी रूलर ऑफ इजिप्ट अप टू 247 BC। ओके, 13th इंस्क्रिप्शन में बताया गया है अबाउट 5 ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 12, कुशान देवकुला वेयर स्टेटस ऑफ रॉयल पर्सन्स वेयर केप्ट, स्टैच्यूज ऑफ रॉयल पर्सन वेयर केप्ट हैज़ बीन फाउंड एट आई छत्रचंबा माल शहबाजगिरी। अभी हमें ये क्वेश्चन तो लर्न हो गया होगा, ये क्वेश्चन 3rd टाइम रिपीट हो रहा है। मल या मठ जो भी है नियर मथुरा, 2 देवकुलास मिले थे, एक सुरखोतल अफगानिस्तान में और एक मिला था मल नियर मथुरा। ठीक है, रॉयल स्टैच्यूज वे फाउंड ऑफ कुशान डायनेस्टी रूलर्स, कनिष्क थे, फिर उनके साथ में ही बाकी जो रूलर्स थे उनके भी स्टैच्यूज मिले थे वहाँ से। ठीक है, उत्तर प्रदेश मथुरा के पास में आती है मल। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड इनलैंड Which of the following represent inland markets in the Dakshin Path as mentioned by Periplus of the Erythraean Sea? So the correct answer is option B, प्रतिष्ठान एंड तगर। प्रतिष्ठान जो मॉडर्न अभी हमारा जो पैथन है उसे प्रतिष्ठान बोला जाता था, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, संभाजीनगर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। एंड साउथ में ही तगर भी आता है जो पेरिप्लस ने बोला हुआ है। और प्रतिष्ठान वॉज द कैपिटल ऑफ सातवाहना डायनेस्टी फ्रॉम 2nd century BC till 2nd century CE. It is one of the few inland towns mentioned in the Periplus of Erythraean Sea. Tagar was an important trade center where goods produced on the east coast of India were procured and traded with the Greek or Roman traders. Tagar remained an important city for at least 1000 more years since the Satavahana days. But originally Tagar कौन सा नेम है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है, मतलब कि सिटी का नेम है ये अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। जो तेर है उसे ही तगर बोला जाता है, तेर नाम की एक प्लेस है पैठन के साउथ में, उसे ही तगर बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, the earliest Ajanta painting is found in option B, cave number 9. The 30 caves in Ajanta in the Sambhajinagar district lies in the western Ghat, Indrayadi ranges of western Ghats. Caves famous for their temple architecture and many delicately drawn murals. Okay, Ajanta caves UNESCO World Heritage Site also. And in the field of epigraphy, it was James Prinsep who first reproduced a few of the many inscriptions. The cave number 9, excavated in the 1st century BC. This is a chaitya or prayer hall in Ajanta. The nave is flanked by aisles on either side. Ceiling is vaulted, and the paintings here belong to 2 different eras. The first being at the time of excavation, while a repainting of the cave interior was carried out in the later phase, that is around 5th century CE. जब एक्सकवेट किया तो उस केव को बनाया गया था, तब सबसे पहले पेंट किया एंड उसके बाद में उसे रीपेंट किया गया 5th century CE में। ओके, हम उसी के साथ में जो केव नंबर 1 है वहाँ पर भी क्या मिलता है ये देख लेंगे। इट कंटेन्स अ केव फ्रेम पेंटिंग ऑफ बोधिसत्व पद्मपाणि एंड वज्रपाणि अलॉन्ग विथ सीटेड फिगर ऑफ बुद्धा इन धर्म चक्र पर्वतना मुद्रा।
ठीक है, केव नंबर 1 में ये मिलता है। देन केव नंबर 2 में बुद्धा इन द मेन श्राइन इज फ्लैंक्ड बाय 2 यक्षा फिगर्स स्कंदनिधि एंड पद्मनिधि। ठीक है, केव नंबर 2 में बुद्धा बैठे हुए हैं और वहाँ पर 2 यक्षास है। देन केव नंबर 16, 1 मिनट, केव नंबर 16 यहाँ पर हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है मिनिस्टर वराहदेवा का, प्राइम मिनिस्टर थे वराहदेवा, उनका एक इंस्क्रिप्शन मिलता है एंड उसी में जटका स्टोरीज दिए हुए हैं। इसी इंस्क्रिप्शन में जटका स्टोरीज, वापस स्क्रप्चर्स है उसमें जटका स्टोरीज बताई गई है। लार्जेस्ट एक्सकवेशन लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द आर्क ऑफ द रिवाइन, सबसे ज़्यादा एक्सकवेट किया हुआ सबसे केव नंबर 16 है। देन केव नंबर 17, 20 ऑक्टागोनल पिलर्स बाउंडेड बाय 17 सेल्स और गर्भगृह है विद द इमेज ऑफ बुद्धा, केव नंबर 17 में। ठीक है, केव नंबर 19 में क्या है मुझे कमेंट्स में बताइए। आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? दक्षिण पथ रूलर्स ऑफ अर्ली गुप्ता पेज एंड देयर किंगडम, कौन सा मैच नहीं है? ऑप्शन सी मंथराजा पलक्का, ये रॉन्गली मैच है। समुद्रगुप्त उन्होंने बताया हुआ है उनके इंस्क्रिप्शन में, अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन में, जो किंग्स थे साउथ के उनके बारे में, जैसे कि महेंद्र ऑफ कोसाला, व्याघ राजा ऑफ महाकांता और मंत्र राजा ऑफ कौरला। कहाँ से बिलोंग करते थे ये? मिनट, ठीक है, मंत्र राजा ऑफ कौरला। देन महेंद्रगिरी ऑफ पिस्तापुरा, स्वामी दत्ता ऑफ कोतुरा, दमना ऑफ हिरंदपला, विष्णुगुप्त ऑफ कांची, नील राजा ऑफ अवमुक्ता, हस्तिवर्मन ऑफ वेंकी, उग्रसेन ऑफ पलक्का। पलक्का से कौन बिलोंग करते थे? उग्रसेन। कुबेर ऑफ देवराष्ट्र एंड धनंजय ऑफ कुस्तलापुर। टोटल 12 किंग्स के बारे में मेंशन किया गया है। कौन से प्रशस्ति में? प्रयाग प्रशस्ति और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। और किसने लिखा था ये? हरिसेन। ठीक है। 16. An inscription of the time of Kumar Gupta mentions year 493 of the Malwa era. Which of the following is its corresponding year? It is 436 AD. Malwa era जो कि विक्रम संवाद refers to the Vikram Samvat. Used the term Vikram Samvat is not mentioned in the historical records up to 9th century. तो मालवा को कृता इरा भी बोला जाता है और विक्रमी कैलेंडर भी बोला जाता है, जो कब से स्टार्ट होता है? 57 BC से लेकर, फिर उसी में से 50 जो 493 माइनस 57 कर देना तो हमें ईरा मिल जाएगा। 493 माइनस 57 तो हमें 436 आंसर मिलता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। और विक्रम कैलेंडर, विक्रम संवत किसने स्टार्ट किया था? विक्रमादित्य ऑफ उज्जैन। उन्होंने जब शाकास को डिफीट किया था उसके बाद में उन्होंने कैलेंडर स्टार्ट किया था। आगे बढ़ेंगे। 17. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स गिव्स अ ग्लिम्पस ऑफ एन एंशिएंट इंडियन कोर्ट? इट इज ऑप्शन बी, मृच्छकटिका, मृच्छकटिका। ठीक है, ऑप्शन सी द लिटिल क्ले आर्ट। मृच्छकटिका का मतलब होता है द लिटिल क्ले आर्ट, और ये किसने लिखा है? शूद्रक, किंग शूद्रक। किंग शूद्रक ने लिखा हुआ है इसे। 3rd century AD में लिखा है। इट इज़ अ प्ले हुज प्लॉट इज पार्टली डिराइव फ्रॉम हिस्ट्री एंड पार्टली ऑथर्स फैंसी ऑफ एंशिएंट इंडिया। मतलब कि आधा जो हिस्ट्री से बिलोंग करता है और थोड़ा बहुत उन्होंने इमेजिन किया हुआ है। इट इज़ अ 10 act संस्कृत ड्रामा एट्रीब्यूटेड टू शूद्रका एंड द प्ले इज सेट इन द सिटी ऑफ उज्जैन ड्यूरिंग द किंग पताका। द प्लॉट ऑफ द नॉवेल इज दैट अ यंग ब्राह्मण चारुदत्त फॉल्स इन लव विद अ वेल्दी कोर्टेसन वसंत सेना। लव स्टोरी है इन शॉर्ट। ठीक है, हम बाकी के भी बुक्स एंड ऑथर्स देख लेंगे। मालवी का अग्निमित्र किसने लिखा है? ये लिखा है कालिदास जी ने, कालिदास। देन मुद्रा राक्षसा विशाखदत्त। 1 मिनट। विशाखा दत्ता। एंड देन कम्स रत्नावली उद्यान किंग रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन कौन से डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? कनौज, पुष्यबुद्धि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 18th
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रूलर्स एंड देयर टाइटल्स इज नॉट करेक्टली मैच? बुद्धगुप्ता, परम देवता, कुमार गुप्ता, परम भागवता, प्रवर सेना टू, परम महेश्वरा, हर्ष, परम सौगाता. इट इज ऑप्शन डी, हर्ष, परम सौगाता. यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्टली मैच. सो किंग हर्षवर्धन, ही वॉज सन ऑफ प्रभाकर वर्धन, पुष्यभूति डायनेस्टी, एंड उनका कैपिटल क्या था? कनौज. ठीक है. बुद्धगुप्ता ने परम देवता बोला हुआ है, कुमार गुप्ता ने परम भागवता, प्रवर सेना, परम महेश्वरा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 19th. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच? लक्ष्मण टेम्पल सिरपुर, महाशिव गुप्ता बला अर्जुन, नेगुती टेम्पल आईहोल रविकीर्ति, मल्लिकार्जुन टेम्पल पड़क्कल, त्रैलोक महादेवी, वैकुंठ पेरुमल टेम्पल कांची, नंदीवर्मन. ऑप्शन इज ऑप्शन ए. ये क्वेश्चन भी हमने किया हुआ है मैच द पेयर्स में. तो इसका करेक्ट आंसर है वसाता, मदर ऑफ महाशिव गुप्ता बला अर्जुन. इनकी मम्मी ने बनाया हुआ है, नॉट वसाता. ओके. 7th century temple of Hindu Lord Vishnu. It is the finest brick temple of India, carved stone broad frame that depicts interesting carvings of शेषशायी विष्णु, मतलब शेषनाग पर जो बैठे हुए होते हैं वो वाला. It is the best example of brick temples in India. ये क्वेश्चन आया हुआ है brick temple से related. And the temple has intricate and detailed carvings of Krishna Leela symbols. ठीक है. And it resembles to the Khajuraho temple also. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया हैज शिखरा ऑफ द्रविडियन स्टाइल? ये है तेलिका मंदिर. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. तेलिका मंदिर ऑफ ग्वालियर, शिखरा स्टाइल, जो द्रविडियन स्टाइल होता है ना. द स्पायर इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेप्ड पिरामिड. जो कोनिकल नहीं है जैसे हमारा नागरा स्टाइल में होता है कोनिकल, वैसा नहीं है. इट इज स्टेप्ड, कर्व्ड नहीं होता है, स्टेप्ड होता है. नोन एज विमाना. द ओनली वन विमाना इन द्रविडियन आर्किटेक्चर ऑन द टॉप ऑफ द मेन टेम्पल. ठीक है. एक ही होता है और वो जो सबसे मेन जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर होता है. तेलिका मंदिर, ओनली टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया बिल्ट इन द्रविडियन स्टाइल. उसका ये सिग्निफिकेंस है. आगे बढ़ेंगे हम. द ड्यूअल ऑफ द फॉलोइंग ओरिजिन टेम्पल्स इज पंचरथ. कौन से है? लिंगराजा, मुक्तेश्वरा, राजरानी और परशुरामेश्वरा. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3. लिंगराज, मुक्तेश्वरा एंड राजरानी. ठीक है. जस्ट अ मिनट. होप आई एम ऑडिबल नाउ. सो सबसे पहले हम लिंगराजा टेम्पल जो भुवनेश्वर में है वो पंचरथा यानी कि 5 जो साइड्स होते हैं 5 साइड्स में बना हुआ, मतलब जो नीचे का जो होता है वो 5 कॉर्नर्स होते हैं, उसे पंचरथ, उसका मीनिंग ये आता है. ठीक है. हाँ, गूगल पर फोटो डालकर देख लो, आपको ध्यान में आ जाएगा कि कैसा होता है. फोटो देखकर ज़्यादा अच्छे से ध्यान में आ जाता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्ट्स. द प्लान इज़ नाउ अ फुल फ्लेज 5 सेक्शनल फॉर्म पंचरथा, जिसमें प्लेटफॉर्म होता है, गर्भगृह होता है, विमाना, जगमोहना, नाट्य मंदिर एंड भोगमंडप. ठीक है. ये 4 डिविजन्स होते हैं, विमान, जगमोहन, नट मंदिर एंड भोगमंडपा. देवला स्टाइल इसे बोला जाता है, जिसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं. लिंगराज टेम्पल तो सबसे मैग्निफिशेंट है कलिंगा स्टाइल का. देन मुक्तेश्वरा टेम्पल भी शिव जी को ही डेडिकेट है भुवनेश्वर में, एंड इट इज़ जेम ऑफ ओडिशा आर्किटेक्चर और कलिंगा आर्किटेक्चर, ऐसा बोला जाता है. किसे? मुक्तेश्वरा टेम्पल. देन राजरानी, ये भी भुवनेश्वर में प्रेजेंट है, ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म, स्टैंड्स ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म. इट इज़ अ पंचरथा विद अ कर्वी लीनियर सुपरस्ट्रक्चर. रेखा शिखरा, जो उसका शिखर है वो कर्वी लीनियर है, यूजुअली कर्व्ड होता है, इसका शिखर है कर्वी लीनियर. सराउंडेड बाय क्लस्टर ऑफ मिनिएचर टावर्स. साइड में उसके टावर्स, छोटे छोटे टावर्स, एक बड़ा टावर और उसके साइड में छोटे छोटे टावर्स. ठीक है. और ये जो परशुरामेश्वरा टेम्पल है ये भी भुवनेश्वर में प्रेजेंट है, एंड इसे बेस्ट प्रिजर्व स्पेसिमेन ऑफ एन अर्ली ओडिया हिंदू टेम्पल बोला जाता है. इट इज़ ऑल्सो डेडिकेटेड टू शिवा एंड नागरा स्टाइल में बनाया गया टेम्पल है ये. ठीक है. आगे बढ़ेंगे हम. Question number 22, again assertion and reasoning. The Kalachuri king Gangadeva was famous as Vikramaditya. Reason, he issued gold coins of Lakshmi type. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी. दोनों भी स्टेटमेंट सही है, बट दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. गंगादेवा जो कालाचूरी टेम्पल डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, त्रिपुरी, सेंट्रल इंडिया में, तो उन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था विक्रमादित्य. फिर ये उन्होंने टाइटल दिया था, एंड उन्होंने कौन से कॉइन्स इशू किए थे? लक्ष्मी टाइप ऑफ कॉइन्स. ये उनका सेकेंड पॉइंट आता है. सो दोनों में कोई रिलेशन नहीं है. 23, कुमार देवी क्वीन ऑफ गोविंद चंद्र गढ़वाल कंस्ट्रक्टेड अ बुद्धिस्ट विहारा एट सारनाथ. ऑप्शन सी सारनाथ.
कहाँ पर किया था उन्होंने? सारनाथ में। गोविंद चंद्रा 12th सेंचुरी किंग है, ये गढ़वाल डायनेस्टी के। इन्होंने अपना किंगडम काफ़ी एक्सपांड किया था पटना मुंगेर एरिया में। और कुमार देवी ने विहारा बनाया था सारनाथ में, ठीक है। और उन्होंने आसपास के विलेजेस भी डोनेट किए थे टू द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज। एंड यस, वन मोर, गोविंद चंद्र गढ़वाल का एक इंस्क्रिप्शन है जो काफ़ी फेमस है, विष्णु हरि इंस्क्रिप्शन, जो कहाँ से मिला था? बाबरी मस्जिद के टूटने के बाद में मिला था, तो इसीलिए उसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। 24, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फाउंडर्स एंड कैपिटल सिटीज इज नॉट करेक्टली मैच्ड? अमोघ वर्ष मन्यखेता, अवंती वर्मा अवंतीपुरा, ललितादित्य परिहास सपूरा एंड महेंद्रपाला महोदय, ठीक है, ये रॉन्ग है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट किंग थे, अवंती वर्मन उत्पाला डायनेस्टी से, और ललितादित्य जो कि कश्मीर के किंग थे, करकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है। महेंद्रपाला और महादया है, ये रॉन्ग मैच है। एक्चुअली महादया किसका कैपिटल था? कुशनभा वॉज द किंग ऑफ अमावासु डायनेस्टी, बिलोंग टू चंद्रवंशा क्लैन। ही वॉज द सन ऑफ कुशा एंड कुशनभा वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी महोदया। कौन थे इसके फाउंडर? कुशनबाहा, भाई कुशनबाहा ऑफ द चंद्रवंशा क्लैन, अमावंसु डायनेस्टी। आगे पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 25, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 और चूज द करेक्ट राइटर एंड देयर पैट्रन किंग। हेमचंद्र जयदेव शेमेंद्र राजशेखर अनंत कुमार पाला लक्ष्मण सेना महेंद्रपाला। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सबसे पहले तो हेमचंद्र कुमारपाला से पैट्रन किंग थे, जयदेवा के पैट्रन किंग थे लक्ष्मण सेना, शेमेंद्र अनंता एंड राजशेखर महेंद्रपाला। ओके, हेमचंद्र कुमारपाला से एसोसिएटेड है, चालुक्य डायनेस्टी के रूलर है कुमारपाला, सोलंकी जो गुजरात के चालुक्य है वो वाले, ठीक है। और हेमचंद्र ने काफ़ी ज़्यादा जैनिज्म को प्रमोट भी किया है। देन जयदेवा ये किसके डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? लक्ष्मण सेना, जो बंगाल रीजन में आते हैं, सेना डायनेस्टी के लास्ट किंग है लक्ष्मण सेना, ठीक है। एंड इनकी बुक, जयदेव की बुक का नाम कौन सा है? काफ़ी फेमस है, ये मूवी भी है, गीता गोविंदम। देन शेमेंद्र ये कश्मीर से बिलोंग करते हैं एंड किंग के कोर्ट में प्रेजेंट है ये अनंता, ये भी कश्मीर के किंग है अनंता। और किंग अनंता किंग ऑफ कश्मीर जो कि अप्रोक्सीमेटली 11th सेंचुरी में थे, लोहार डायनेस्टी के किंग है। और किस में मेंशन है? शेमेंद्र के बारे में राजतरंगिनी में मेंशन है। देन राजशेखरा ये गुर्जरात प्रतिहारा किंग महेंद्रपाला से एसोसिएटेड है, उनके कोर्ट में थे। देन 4th किंग ऑफ पाला डायनेस्टी, महेंद्रपाला वॉज द 4th किंग। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्टली मैच्ड। नरममला शेमेंद्र, रत्नावली हर्ष, प्रतिमा नाटका भाषा और मालती माधवा भैरवी। तो इसमें से ये देखो ऑप्शन में कौन से हैं जो रॉन्गली मैच्ड है? ऐसे है चारों, ये चारों भी रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। नरामला का बुक का नाम क्या है? नरामला वॉज रिटन बाय शेमेंद्र। वन मिनट सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन 2, ठीक है। नरामला का है शेमेंद्र। देन जो रत्नावली के है वो है उदयन हर्षवर्धन। हमने अभी देखा था कि रत्नावली के राइटर है हर्षा। देन प्रतिमा नाटका के है भाषा, ठीक है। एंड भैरवी के है भावभूति, ये जो मालती माधवा है उनके भावभूति। एक्चुअली थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, 1 मिनट। तो इसका है कि सिर्फ एक ही है जो रॉन्गली मैच्ड है, सिर्फ एक ही है जो रॉन्गली मैच्ड है, बाकी के सारे करेक्टली मैच्ड है। ऑप्शन ए, ठीक है। ऊपर नीचे लिखने में आ गया मेरे बुक में। क्वेश्चन नंबर 27, हु अमंग द फॉलोइंग पोएट्स कॉल्ड कलिकाला वाल्मीकि? कलिकाला मतलब जो ईरा है कलयुग, उसके वाल्मीकि किसे बोला जाता है? ऑप्शन डी, संध्या कर्णदी। ये पाला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। हिस्ट्री ऑफ पालाज इन ओनली 10 वर्सेज एंड उन्होंने रामपाला की भी स्टोरी बोली है, जिसमें उन्होंने विद द स्टोरी ऑफ इपिक फिगर राम जी के नाम से रामपाला की स्टोरी बोली है। फिर देन ही कंटिन्यूड द हिस्ट्री ऑफ पाला किंग्स टू द बिगनिंग ऑफ मदन पाल, वाल्मीकि ऑफ द कली एज। ऐसा इसीलिए बोला जाता है बिकॉज इन्होंने रामायण को जो पाला डायनेस्टी के किंग्स थे उनसे एसोसिएट किया। 28, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कमेंटेटर ऑफ द ऋग्वेदा? कौन थे ये? स्कंद स्वामी, ऑप्शन सी स्कंद स्वामी। वल्लभी जो गुजरात में है वहाँ के रेसिडेंट थे। और स्कंद स्वामी वॉज गुरु ऑफ हरि स्वामी, जो सप्तप्रदा ब्राह्मण है उनके कमेंटेटर, उनके गुरु थे स्कंद स्वामी, ठीक है। ओल्डेस्ट अवेलेबल कमेंट्री ऑन ऋग्वेदा संहिता इज बाय स्कंद स्वामी, वेरी ल्यूसिड एंड रिचुअलिस्टिक, देयरफॉर ट्रीटेड विद द ग्रेट रिस्पेक्ट।
उन्होंने कमेंटेड अप टू 4th अष्टका एंड नारायण उदिगा कमेंटेड ऑन द रिमेनिंग 4 अष्टकास। स्टार्टिंग के जो 4 अष्टक है उनके ऊपर उन्होंने कमेंट्री लिखी है एंड दिस कमेंट्री इज ओल्डेस्ट एंड अथॉरिटेटिव, सबसे ज़्यादा उसका इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। 29 inscription of 1121 AD refers to a medical school teaching the Charak Samhita and Ashtanga Hridaya of Vagbhatta at Tiruvadutturai। चरक संहिता और अष्टांग हृदया ये बुक्स है जो मेडिसिन से एसोसिएटेड है। चरक संहिता अप्रॉक्सीमेटली 400 to 200 BC के अराउंड लिखी है, ओल्डेस्ट वर्क ऑफ आयुर्वेदिक नॉलेज by Charak, who was a sage, and Ashtanga Hridaya by Vagbhatta is primarily prose and composition after the Charak Samhita, focuses on the physiology of body and aspects of the Vata, Pitta and Kapha, use and composition of metals and minerals of the body, ये भी उसमें बताया गया है। ओके 30 Who among the following rulers restored the Somnath temple of Gujarat after its destruction by Muhammad Khalji? ये है कुमारपाला, ऑप्शन डी कुमारपाला। मोहम्मद ऑफ गजनी कब आए थे? 1024। तो उन्होंने फिर उसको काफ़ी ज़्यादा ब्रेक किया, ज्योतिर्लिंग को ब्रेक किया, टेम्पल को पूरा लूट लिया था, 20 मिलियन दिनार्स लेकर गए थे अप्रॉक्सीमेटली। द सेकेंड टाइम उलुग खान आए थे, गवर्नर ऑफ दिल्ली सल्तनत, अलाउद्दीन खिलजी इन 1299। थर्ड डिस्ट्रक्शन बाय जफर खान इन 1395। ही फाउंडेड गुजरात सल्तनत आफ्टर डिमोलिशिंग द सोमनाथ टेम्पल। 1451 सुल्तान ऑफ गुजरात मोहम्मद बेगार डिस्ट्रॉयड। फिर पोर्चुगीज़ ने भी अटैक किया है 1546 में। औरंगजेब ने 6th और लास्ट टाइम किया था 1665। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सूफी स्कॉलर अलाउद्दीन खिलजीज राइन अमीर खुसरो, द स्टैचू ऑफ सोमनाथ वॉज टेकन टू दिल्ली वेयर इट वॉज थ्रोन टू द ट्रैम्पल्ड अंडर द फीट ऑफ मुस्लिम, ऐसा बोला गया है। मतलब टोटल 6 टाइम्स जो सोमनाथ टेम्पल है उसे डिस्ट्रॉय किया गया था। और जो 5th रिकन्स्ट्रक्शन था टेम्पल का 1150 में, वो किया था कुमारपाला ने, 1150 बाय कुमारपाला। गुजर देशा के जो एम्परर माने जाते थे। इट वॉज नॉट अ मियर रिकन्स्ट्रक्शन बट अ होल टाउन वॉज रिकन्स्ट्रक्टेड। इट was added a strong fort wall to the north and south of the temple। ठीक है, कितने टाइम उसे डिस्ट्रॉय किया था? 6 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 3 अभिनव गुप्ता वॉज अ फेमस आचार्य ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल? कौन से स्कूल से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए प्रत्यभिजना। अभिनव गुप्ता शैवा फिलोसॉफी को फॉलो करते थे, आचार्य थे शैवा फिलोसॉफी के। वी लर्न फ्रॉम रेफरेंसेज अबाउट हिम इन तंत्रलोका एंड परतिम शिखा विवरणा दैट ही लिव्ड इन कश्मीर approximately from 10th century to 11th century, and he belonged to the Pratyabhijna school. The earliest ancestor of Abhinav Gupta was famous Brahmin Atri Gupta, ये भी बोला गया है, and his son is Narsim Gupta। Question number 32 assertion and reasoning। Nana Desi Trading Corporation claimed to have wandered in several countries। They are mentioned in fragmentary Tamil inscription of 11th century from Lobu to Sumatra। नाना देसी जो कि मर्चेंट्स होते थे तो वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में घूमते थे, ये बात सही है। एंड उनके बारे में मेंशन किस में किया गया है? तमिल इंस्क्रिप्शंस ऑफ द 11th सेंचुरी फ्रॉम लोबू तुआ एंड सुमत्रा। ओके, तो मोस्टली नाना देसी एंड मणिग्रामम इमर्ज एज वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ ईस्ट एशिया में ये लोग जाते थे। फिर जो अदर थे वो थे मारवाड़ी, ओसवाल, बनियाज, बोहराज। तो जो तमिल इंस्क्रिप्शन ऑफ लोबू तुआ फ्रॉम सुमत्रा मेंशन ट्रेडिंग गिल्ड्स, एडिशनली स्मॉल नंबर ऑफ तमिल इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड फ्रॉम इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ठीक है, तो हमें ये दोनों भी स्टेटमेंट्स एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे हैं, इसीलिए ये दोनों भी सही है। वो ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 परमार्था स्टेड इन चाइना ओवर 20 years एंड ट्रांसलेटेड 70 बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू चाइनीज देयर ही वॉज फ्रॉम। ये पूछा गया, एक्चुअली क्वेश्चन इनकम्प्लीट है यहाँ पर, 1 मिनट। यहाँ पर पूछा गया ही वॉज फ्रॉम कौन से डायनेस्टी से या कहाँ से बिलोंग करते थे? ये थे उज्जैन, ऑप्शन डी उज्जैन। ठीक है, परमार्था उन्होंने चाइनीज़ में इंस्क्रिप्शंस जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट थे उसे कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था 1499 अप्रॉक्सीमेटली 5th सेंचुरी, 4th सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ था। एंड वासु बंधु के अंडर ये थे, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑन परमार्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, उनके अंडर थे ये। एंड उन्होंने इन्हें इन्फ्लुएंस भी किया था। एंड वो उज्जैन वॉज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ गुप्ता एम्पायर एट दैट टाइम जब ये हुए थे। एंड ये उज्जैन इंडियन मॉन्क फ्रॉम उज्जैन बेस्ट known for its prolific Chinese translations of Buddhist texts during the 6th Dynasties era. He is known as one of the 4 great translators in Chinese Buddhist history, and वो approximately China में 20 years रहे थे with the help of Chinese monks and scholars. Question number 34 which of the following pairs of authors and their work is not correctly matched? हसन निज़ामी, तारिक फिरोज शाही, मिनाज-ए-सिराज, तबकात नासिरी, अमीर खुसरो, अष्टविष्ट, ज़ियाउद्दीन बनी, फतवाए जानदेल। तारिक फिरोज शाही किसने लिखी हुई है? हमने इसके बारे में पढ़ा है, ये लिखी है
बरनी ने। इसमें उन्होंने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के बारे में बोला है, बट उनके सिर्फ 6 ईयर्स लिखे हैं रूल के, बाकी इसमें बलबन के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, किसने लिखा हुआ है यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये भी बरनी ने लिखा हुआ है। ओके, आगे बढ़ेंगे हम। 35 क्वेश्चन अगेन, assertion and reasoning. Slavery was an institution that had long existed in South and North India. लेखा पद्धति mentions that slaves could not be obtained by capture in military raids, or free persons could not offer themselves for slavery out of destitution. तो ये क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा है ऑप्शन सी जो करेक्ट है, बिकॉज लेखा पद्धति में जो वो बोल रहे हैं कि रेड्स, मिलिट्री रेड्स या फिर फ्री पर्सन जिन्हें स्लेव्स बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है वो नहीं बन सकते थे, बट एक्चुअली इसका उल्टा हो गया है, बिकॉज वो बन सकते थे। ठीक है, A person could be slave by birth by voluntarily putting himself for sale, by being captured in war, or even as a form of punishment from judicial organization. ये रोमिला थापर ने लिखा है अबाउट द स्लेव्स। और लेखा पद्धति क्या है? 13th century document from Chalukyan kingdom of Gujarat, which gives insight into social and political life of period. Most importantly, it gives us a great deal of information about female slavery and the ways women were pushed into slavery and their treatment. ठीक है, वुमेन्स को कैसे स्लेवरी में धकेला जाता था उसके बारे में टेक्स्ट है, उनकी कंडीशंस बताता है। आगे बढ़ेंगे 36 अगेन, assertion and reasoning. The semi-divine origins of the family of Genghis Khan, coupled with the enormous prestige of his success and career, has made his house an object of inspiration and awe, and had preserved sovereignty in his family up to the 16th century. Reason: such was the spell of house of Genghis Khan that even Timur thought it is advisable to exercise full power in the name of the descendant of Genghis Khan, and felt contented with the humble title of Amir or Beg. तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। A is true but R is false. ओके, जो इन्होंने स्टेटमेंट 1 बोला है ये तो सही है, बट ये जो बताया कि डायरेक्ट डिसेंडेंट्स तिमूर वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द चेंगिस खान, बट ही वॉज नॉट द वन हु हैज़ बिल्ड डायरेक्ट लाइन ऑफ डिसेंडेंट, बट फैमिली रिलेशंस व्हेन ही डिक्लेयर्ड हिज सॉवरेनिटी ही चूज टू डू एज सन इन लॉ ऑफ चेंगिस खान फैमिली, मतलब दामाद। ठीक है, उनके दामाद बनना प्रेफर किया, नॉट हिज डिसेंडेंट। 37 क्वेश्चन नंबर 37, वन कैमल गोज फॉर अ पेनी dung, but who has a penny? In the above statement, Ziauddin Barni is referring to the state of affairs of which of the following sultans reigned? किसके? अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। वन कैमल गोज फॉर अ पेनी, एक पेनी के लिए एक कैमल जाता है, बट किसके पास में पेनी है? किसके पास में एक पेनी भी है, ऐसा बोल रहे हैं वो। ओके, इनके टाइम पर काफ़ी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हुआ करते थे, काफ़ी रूल्स फॉलो करने पड़ते थे। मार्केट कमोडिटीज़ में जो प्राइस था वो सारा फिक्स था। Land revenue was fixed. Grains were stored in the government granaries. Soldiers and civil population greatly benefited from the measures. Okay. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। और ये बर्नी कौन थे? मुस्लिम पॉलिटिकल थिंकर थे जो कि 13 से 14 सेंचुरी तक रहे थे। बलबन के कोर्ट में थे, फिर फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ फिरोज शाह और फिर बलबन, ये दोनों के कोर्ट में प्रेजेंट थे, एंड अलाउद्दीन खिलजी के भी कोर्ट में ये प्रेजेंट थे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38। इन दोज डेज एंटरटेनमेंट्स वर कॉमन ड्यूरिंग द डेज ऑफ द पिलग्रिमेज, एंड ऑन लास्ट वेडनेसडे ऑफ द मंथ ऑफ सफर इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइंड अकोमोडेशन इन द पब्लिक एनक्लोजर्स, इन द पब्लिक गार्डन्स और बाय साइड ऑफ द टैंक्स। देयर वर म्यूजिक एंड डांसिंग ऑन एवरी साइड। दिस फीस्ट वुड कॉस्ट टंका और मोर। हुज राइन वॉज शेख नसीरुद्दीन चिराग टॉकिंग अबाउट? इट वॉज अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी। ठीक है, शेख नसीरुद्दीन चिराग, ऑल्सो नोन एज चिराग दिल्ली, is called for the foremost famed Sufi mystic Nasiruddin Muhammad. He came to Old Delhi 14th century के around in acquaintance of Nizamuddin Auliya and later become his successor. उनके सक्सेसर भी बन गए थे उसके बाद में। हज़रत नसीरुद्दीन और चिराग दिल्ली लेफ्ट अयोध्या एट द एज ऑफ 40 एंड बिकम डिसाइपल ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया के डिसाइपल बने, एंड देन उनके बाद में उनके सक्सेसर भी बने। निज़ामुद्दीन औलिया डिड नॉट लिसन टू समा, नसीरुद्दीन डिड नॉट लिसन टू समा, एंड एज अ रिजल्ट कवाली इज़ नॉट परफॉर्म नियर हिज श्राइन। इनकी जो श्राइन है वहाँ पर कवाली नहीं हुआ करती है, और उन्होंने फिर अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में भी आए थे वो, और उन्होंने उनके कोर्ट के बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39। व्हेन दिस सुल्तान चेंजेस हिज क्लोथ्स एंड बेडिंग्स दे वर सोल्ड एंड द मनी ऑब्टेन्ड वाज गिवन अवे एज डाउरी टू ऑर्फन गर्ल्स। आइडेंटिफाई द सुल्तान। ये है सिकंदर लोदी, ये काफ़ी जेनरस है। निज़ाम खान भी इनका नाम है, एंड मदर वॉज अ हिंदू गोल्ड स्मिथ्स डॉटर। सुनार की बेटी थी इनकी मम्मी, और उन्होंने गज़ल सिकंदरी इंट्रोड्यूस की है एंड रोट पर्शियन वर्सेस अंडर सीडोनिम। आगरा सिटी भी इन्होंने फाउंड की है। ठीक है, 40। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? बिस्तामी इज कैरेक्टराइज्ड इन 3 डिफरेंट वेज। कॉमा आएगा यहाँ पर।
Bistami is characterized in 3 different ways: a free-thinking radical, a pious Sufi who is deeply concerned with following the Sharia and engaging in devotions beyond the obligatory, and a pious individual who is represented as having a dream similar to mirrors of Muhammad. 1 minute. एक्चुअली ये क्वेश्चन ना गलत आ गया है, ये क्वेश्चन गलत आ गया है, इसे कट कर देंगे हम। ये जो बिस्तामी वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। Which of the following is correct? सिर्फ इतना ही हमारा क्वेश्चन है। वल्लभाचार्य was Brahman of Andhra Pradesh but lived in Banaras. The first to be initiated by Vallabhacharya was Damodar Das and Brahma Sambandha mantra. In Vallabh Sampradaya, the Gaddi of Guru remained confined strictly to his descendants. None of his disciples was authorized to initiate others. According to Vallabh, Purva Mimamsa and Uttar Mimamsa are 2 different ways of propounding the nature of Brahma, and the true Shastra is the Gita. Choose the correct. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। वल्लभाचार्य तेलुगु ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते हैं, काशी बनारस में। देन वो फिर बाद में बनारस में ही सेटल हुए थे। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। ही बिलीव्ड एनीवन कुड अचीव सैल्वेशन बाय वर्शिपिंग लॉर्ड कृष्णा एंड हिज आइडिया बिकम इन्फ्लुएंशियल इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश अपॉन श्रीनाथ जी। जो श्रीनाथ जी के पूजा करते हैं ना, अभी भी राजस्थान में है उनका मंदिर, फॉर्म ऑफ लॉर्ड कृष्ण। 3rd ऑर्डर वल्लभाचार्य डिसाइडेड टू लीव द वर्ल्डली लाइफ एंड टेक समाधि। उनकी समाधि कहाँ पर है? श्रीनाथ जी, राजस्थान, ठीक है। दामोदर दासा, his dearest devotee to the mantra, and he became the first Vaishnavite inculcated on the पुष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी संप्रदाय एक है वल्लभाचार्य जी का ही, और ये भी काफ़ी फेमस है राजस्थान गुजरात एरिया में। और ब्रह्म सदन संबंध प्रोसेस वेयर आफ्टर फास्टिंग फॉर 1 full day, one is given the Krishna Gadya mantra in front of deity Swarup by Vallabh Gul Goswami, after which tulsi leaves are offered to the lotus feet of the Lord। मतलब कि मंत्र पढ़ने के बाद में जो तुलसी चढ़ाई जाती है वो किया जाता है, वो चढ़ाई जाती है, ठीक है। नॉर्मली जब भोग लगाते हैं तो तुलसी चढ़ाई जाती है। पुष्टि मार्ग ऑल्सो नोन एज पुष्टि संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय, ये वल्लभाचार्य ने ही फाउंड किया था। तो हमारा 3rd स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय, उसमें जो गद्दी थी वो डिसेंडेंट्स को ही जाती थी, बाकी किसी नहीं जाती थी। आगे बढ़ेंगे। 41 द स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ टू शेख बायजीद वेर नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट रीजन्स। इन दिस रिगार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? मैच्ड। तो हमारा करेक्ट है ऑप्शन डी, नुब्रक शिया इजिप्ट। यहाँ पर वो करेक्टली मैच नहीं है। शेख बायजीद कौन थे? पर्शियन सूफी फ्रॉम नॉर्थ सेंट्रल ईरान। बायजीद बिस्तामी, वो जो ऊपर का स्टेटमेंट है ये इनके लिए ही एसोसिएटेड है, ठीक है। बायजीद बिस्तामी ये कौन थे? फेमस थे फॉर बोल्डनेस ऑफ हिज एक्सप्रेशन ऑफ द मिस्टिक कंप्लीट अबॉर्शन इनटू मिस्टिज्म, ठीक है। एक फ्री थिंकर थे, ये फ्री थे और मतलब यूजुअली जैसे काफ़ी नया रिस्ट्रिक्टेड होती है थिंकिंग, इनकी थिंकिंग काफ़ी फ्री थी बिस्तामी की। बिस्तामिया टर्की में बोला जाता था उन्हें। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 42 अगेन assertion and reason. Mid-14th century witnessed the independence of Mabar and Bengal and the establishment of Vijayanagar Empire and Bahmani Sultanate in Peninsula region. In closing eras of his reign, Muhammad Tughlaq went soft towards the regional powers and allowed them to exercise more autonomy. Correct answer is option B, ठीक है। तो विजयनगर कब आया था? 1336। बुक्का एंड देवराया। मवार सुल्तानत ऑल्सो नोन एज मदुराई, ये भी उसी टाइम पर आया था 1335 में। सल्तनत वॉज प्रोक्लेम्ड इन 1335। और ये जो बंगाल है ये 3 स्मॉल सल्तनत्स इन बंगाल यूनिफाइड अंडर शमशुद्दीन इलाही शाह, ठीक है। और इसका जो रीज़न उन्होंने बोला है कि जो बहामनी एम्पायर है, अलाउद्दीन बहामनी शाह ने रिवोल्ट किया था मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट, फिर इस्माइल शाह हु हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट दिल्ली, और फिर जो मवार सल्तनत है वॉज प्रोक्लेम्ड व्हेन द विसरॉय ऑफ मदुराई जलालुद्दीन एहसान खान डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंस। तो ये सॉफ्ट नहीं थे एक्चुअली। मोहम्मद बिन तुगलक ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे एंड में उनके सारे एक्सपेरिमेंट्स पूरे लाइफ में ही फेल होते गए, बट एंड में उन्होंने मोस्ट ऑफ द फोकस सिर्फ दिल्ली के अराउंड ही रखा था, बाकी कहीं नहीं रखा था। 43 मौलाना कबीर हु हैड बीन सुल्तान्स ट्यूटर बट हैड गॉन अवे टू हेरत टू सीक नॉलेज। द सुल्तान रिकॉल्ड हिम एंड मेड हिम शेख उल इस्लाम। आइडेंटिफाई द सुल्तान ऑफ कश्मीर हु ऑनर्ड हिज ट्यूटर। ये है सुल्तान ज़ैन अब्दीन। मैंने आपको बोला था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सुल्तान, इनके बारे में जितना इन्फॉर्मेशन मिलता है सारा कलेक्ट करके रखो। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन 8th सुल्तान ऑफ कश्मीर 50 ईयर्स के लिए रूल किया था, 1420 से 1470, 15th सेंचुरी में रूल किए थे ये।
और इनका पीरियड पीस प्रॉस्पेरिटी और काफ़ी ज़्यादा पीपल जो थे वो खुश थे इनके रूल के टाइम पे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज बादशाह द ग्रेट किंग। ठीक है, और ये काफ़ी ओपन माइंडेड थे। इनकी राइटिंग्स ये लिखते थे, पढ़ते थे, और इनफैक्ट अपने जो लोग थे उनको भी उन्होंने पढ़ने के लिए काफ़ी एंकरेज किया था कश्मीर के। 44 assertion and reasoning. Guillaume Adam advocates an alliance between Latin Christians and Khanid Persia based on his assumption that Mamluk Egypt would be common enemy for both. The vision and plan for a naval blockade to cut off Indian commerce with Egypt via the Red Sea was a noble idea but could never be put to practice. However, it was nearly realized almost 2 centuries later by Portuguese. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. ये जो गुएलॉम एडम है, ऑल्सो नोन इन इंग्लिश एज विलियम एडम, डोमिनिकन थे ये, राइटर एंड फ्रेंच कैथोलिक आर्च बिशॉप। ठीक है, मामलुक क्या है? टर्म मोस्टली कॉमनली रेफरिंग ईदर टू स्लेव सोल्जर्स, फ्रीड स्लेव्स, जो मामलुक डायनेस्टी हम बोलते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक भी उसके उसमें प्रेजेंट है, बट उन्हीं को स्लेव्स भी बोला जाता है, स्लेव डायनेस्टी भी बोली जाती है मामलुक को। ठीक है, मामलुक grew very influential. Portuguese Mamluk naval war was a naval conflict between Egyptian state and of the Mamluk and Portuguese in Indian Ocean for the expansion of Portuguese. जो केप ऑफ गुड होप के पास में हुआ था ये वॉर। ठीक है, और उसी के अराउंड फिर मामलुक सल्तनत का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया था, और पोर्चुगीज वेर एबल टू सेट अप द ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया एंड टेक ओवर द स्पाइस ट्रेड, और इसी के चलते मामलुक के रेवेन्यूज डिक्लाइन होने लग गए और उनका एम्पायर फिनिश हो गया। 45 This emperor urged the local and other officials not to injure the travelers and merchants and not to lay their hands on property of the merchants if any one of them should die by accident and without hires. Also officials were to purchase goods from the merchants only at the market price. Identify the ruler. ये है शेरशाह। हमें शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो काफ़ी अच्छे से पता है, हमने अभी उसके बारे में बहुत बार डिस्कस किया है। तो उसी के चलते उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स है उन्होंने वैसे सराइज डेवलप की थी यही ट्रैवलर्स के लिए, और सराई जो रेस्ट हाउस भी बोला जाता है, और वहाँ पर उनका केयर करने के लिए भी अटेंडेंट्स भी हुआ करते थे। ठीक है, उनके सिविक और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से उनकी ग्रेटनेस पता चलती है। उन्होंने रुपया का भी इंट्रोडक्शन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम, और पोस्टल ऑर्गेनाइज पोस्टल सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 46 Who said the following in context of defining his relationship with his foster community? Between me and Aziz is river of milk that I cannot cross. ये है ये है अकबर। ये कौन है? अकबर। ऑप्शन सी, अकबर ने बोला ये। ठीक है, किसके बारे में? मिर्ज़ा अजीज़ खोका, जो उनके फर्स्ट ब्रदर थे, द कमांडर ऑफ 5000, सन ऑफ अदगा खान एंड अकबर्स फर्स्ट ब्रदर। अदगा खान कौन थे? जिन्होंने हुमायूं को रिवर जो क्रॉस करने के लिए हेल्प की थी आफ्टर हिज डिफीट ऑफ इन द बैटल ऑफ कनौज बाय शेरशाह सूरी। ठीक है, और हुमायूं ने ही टुक हिम टू हिज सर्विस एंड अपॉइंटेड हिज वाइफ जीजी अंगा, अकबर की नर्स बोलकर उन्हें अपॉइंट किया था। इसीलिए उनके जो बेटे थे अजीज़ खोका, वो उनके भाई, उन्होंने उनको भाई माना था, और उन्हें टाइटल भी दिया था आजम खान का। आगे बढ़ेंगे। 47 Rafiuddin Shirazi, who came from Persia, writes that I was standing in a tent enclosure amidst a crowd in Agra when all of a sudden the cry of God save the king went up. I realized that the king had arrived. I saw that a youth of 20 years was leaning on a favorite. I guessed that he must be the king, but the people performed no courtesies or salutations to him. I was greatly surprised and asked whether there is no tradition of paying respect to king. They replied that the etiquette for courtiers is much more elaborate, but the king himself is most informal. He makes no distinction between companions and strangers. About which of the following rulers is Shirazi thus writing? ये है अकबर। इतनी अगर किसी के बारे में तारीफ अगर कोई बोल रहा है ना, तो आँख बंद करके अकबर का नाम लिख दो। एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है तो शेरशाह लिख दो, और किंग जो कि उनके सब्जेक्ट्स जो लोग थे उनसे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, ऐसा कुछ है। तो अगर वो मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह से रिलेटेड है तो अलाउद्दीन खिलजी, और अगर इन जनरल लोग खुश है तो वो अकबर। ठीक है, थर्ड मुगल एम्पर है अकबर। 1556 से 1605 उनका रूल था। टॉलरेंट रिलीजियस पॉलिसी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुए थे, और इसीलिए उन्होंने उनके जो सबके तरफ जो लाइक नो डिफरेंस, देयर वाज नो डिफरेंस फॉर द कंपेनियंस एंड स्ट्रेंजर्स, हर किसी को वो अपना बनाकर चलते थे। 48 द कंसेप्ट ऑफ वतन जागीर इमर्ज्ड एट द एंड ऑफ जहांगीर अकबर्स रायन, which of the following statements are correct pertaining to वतन जागीर? It was a permanent and hereditary assignment. To punish an assignee, it could be confiscated. To reward an amir, new वतन जागीर could be created. Part of the revenues of वतन जागीर could be given in इनाम। ये ऑप्शन सी है, सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है वतन जागीर के रिलेटेड। किसे दी जाती थी? ज़मींदार को दी जाती थी वतन जागीर उनके होमलैंड पे। हेरिडिटरी थी ये, और अगर कोई नॉन ट्रांसफरेबल भी थी। ठीक है, और अगर किसी को पनिशमेंट करना है तो उनकी प्रॉपर्टी वापस से ली जाती थी, और तनख्वाह जागीर क्या थी? ट्रांसफरेबल थी।
एवरी 3 और 4 ईयर्स वो ट्रांसफ़र की जाती थी, और ये जो हेरिडिटरी थी ये ट्रांसफरेबल नहीं थी। 49. Which of the following statements are correct in regard to the grants to women? Abul Fazl speaks of grants held by Irani and Durrani women. Jahangir appointed a foster sister of his father as special official in charge of grants to women. Mazar-e-Shahdani refers to two categories of chucks of the Amma, the Chakiha and Musamit land held by women, and Muzakarti held by men. Aurangzeb's Farman of 1690 about Madad-e-Masha deprived a daughter of her share if she was married or otherwise provided for, and it laid down that a widow might keep her husband's grant for her lifetime. तो हमारा सही स्टेटमेंट्स है ये चारों भी, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स है और चारों भी सही है। क्वेश्चन नंबर 50. व्हेन शाहजहां सेपरेटेड द ऑफिस ऑफ करोली अमीन एंड अमीन व्हाट परसेंटेज ऑफ शेयर ऑफ करोली वाज फिक्स्ड इन शाहजहांस पीरियड? करोली अमीन कौन थे? रेवेन्यू कलेक्टर, और अमीन कौन थे? एसेसर्स। ये दोनों टर्म्स भी ध्यान में रखो, आगे एग्जाम में काम आएंगे। तो उन्होंने क्या किया था? फ्रॉम 8% इट वॉज रिड्यूस टू 5%। करोली लैंड रेवेन्यू कैसा होता था? वॉज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, और लैंड रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड होती थी, जमा और हासिल, असेसमेंट और जो एक्चुअल कलेक्शन होता था, और ये किस पर डिपेंड करती थी? खारिफ एंड रॉबी क्रॉप्स पर, ठीक है। तो शाहजहां, इन द राइन ऑफ शाहजहां, इंपॉर्टेंट चेंज, करोली अमीर हैड टू नाउ ओनली बाइफरकेट कम और एंड द करोली अमीर हैड टू नाउ ओनली कलेक्ट रेवेन्यू, और अमीन वॉज इंटरेस्टेड विद द असेसमेंट। उन्होंने डिवाइड कर दिया था, और जो रेवेन्यू था वो डायरेक्ट 8% से 5% कर दिया था। और ये क्यों किया था? Karori system to maximize the revenue collection. However, due to corrupt practices of revenue officials involved in this system, emperor faced huge losses and numerous people died due to hardship. इसीलिए उसको शाहजहां ने चेंज कर दिया था। Okay. Question number 51. Match the revenue terms given in list 1 with those of modern connotations given in list 2 and choose the correct answer. So the correct answer is option C. Okay. Akhal, Ba, Budo, Nabud, Idrat and Imlak are the revenue terms and their modern names or modern connotations. तो अखल का आता है 4 barren land, Budo Nabud का आता है 1 cultivated and uncultivated land, Idrat is 2 stipend distinct from tax-free land grants, and Imlak is 3 that is tax-free lands held by grant from the king. Moving on, 52. There was a conflict between Emperor Shah Jahan and Guru Har Gobind over the hunting issue, which led to a series of military clashes. The Sikh forces were led by a Pathan named Painda Khan. Okay, he was only a 16-year-old person who came to meet Guru Har Gobind Singh Ji on the occasion of Diwali along with his uncle Ismail Khan. But as there was ongoing this issue was going on, so he became the soldier, engaged like Guru Har Gobind engaged him to be trained as a soldier, and then he grew up into a brave, hefty warrior and show his mettle fighting against the imperial troops at Amritsar. So वहीं पर उन्हें प्रोटेक्ट किया था गुरु हरगोबिंद सिंह जी को, ठीक है। एंड ऑलवेज ट्रीटेड हिम विद स्पेशल कंसिडरेशन। गुरु जी ने उन्हें हमेशा स्पेशल कंसिडरेशन में ही ट्रीट किया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 53, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आ रही है। क्वेश्चन नंबर 53, ड्यूरिंग हुज पीरियड वेयर 2 न्यू पोजीशन टाइटल पंत प्रतिनिधि एंड हुकूमत पना एडेड टू द अष्टप्रधान मंडल? इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ छत्रपति राजाराम, ओके। छत्रपति राजाराम अष्टप्रधान मंडल, दिस वॉज स्टार्टेड बाय छत्रपति शिवाजी महाराज, दैट 8 मिनिस्टर काउंसिल, 8 मिनिस्टर्स ऑफ शिवाजी महाराज, एंड उसमें कौन थे? पेशवा, मुख्य प्रधान, प्राइम मिनिस्टर, देन मजूमदार और अमात्या, फाइनेंस, वकील्स और मंत्री, ताबीर और सुमंत, सुन्नीस और सचिव, पंडित राव और द रॉयल प्रेस्ट, सेनापति, कमांडर इन चीफ, एंड न्यायाधीश द चीफ जस्टिस, ओके। तो उन्हें लेटर ऑन उसमें कौन ऐड किया गया था? पंत प्रतिनिधि एंड हुकूमत पना एडेड टू द राष्ट्रप्रधान ड्यूरिंग छत्रपति राजाराम राइन, ठीक है। इन चार्ज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड द काउंसिल हेरल्ड द बर्थ ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के इंचार्ज कौन थे? पंत प्रतिनिधि। आगे जाकर उन्होंने उन्हें ये कार्य सौंपा था, और हर किसी को अपना अपना जो डिस्टिंग्विश वर्क है वो दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स एट अकबर्स कोर्ट वॉज द सन ऑफ अ पैलिंक्विन बियरर? कहर, पैलिंक्विन जो पालकी उठाते हैं ना, उनके बेटे ये थे। ऑप्शन ए दसवंत, 16th सेंचुरी के टाइम पर आए थे, वही अकबर के टाइम पर। लीडिंग इंडियन मुगल आर्टिस्ट साइटेड बाय अबुल अल फदल अलामी, द हिस्टोग्राफर ऑफ अकबर्स कोर्ट, द फर्स्ट मास्टर ऑफ ऑल द एजेस, ऐसा उन्हें टाइटल दिया गया है। दसवंत वॉज द सन ऑफ कहर एंड वॉज अ पालकी बियरर, ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ पेंटिंग पिक्चर्स ऑन द वॉल्स, एंड वन डे अकबर saw him and his art and he thus employed him and he always patronized his work, ठीक है।
Daswant played the leading role in the illustration of Jaipur originating family of folk tales Razma Nameha, which is the Persian name of Mahabharat. Razma Nameha महाभारत का पर्शियन नेम है, उसमें उन्होंने अपने इलिस्ट्रेशन अपनी ड्राइंग्स ड्रॉ की हुई है. आगे बढ़ेंगे हम. एंड ऑल्सो वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग मिनिएचर पेंटिंग, तारिक है खानदान है तिमुराई ऑफ पटना विद जगजीवन कलन. Question number 55. The dominant themes of Kangra School of Paintings were, which were the dominant themes? कृष्ण राधा, शिव पार्वती, नई का भेदा, समयोग एंड वियोग. ये सारे उनकी थीम्स है. कांगड़ा स्कूल जो नॉर्थ इंडिया हिमाचल साइड में काफ़ी फेमस है. पहाड़ी पेंटिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पहाड़ी पेंटिंग. एंड सम अदर इंपॉर्टेंट जो पहाड़ी पेंटिंग से एसोसिएटेड है, बशोली, कुलेर, कुल्लू, चंबा, मनकोट एंड मंडी. ठीक है. कांगड़ा स्कूल पिक्टोरल आर्ट ऑफ कांगड़ा इन हिमाचल प्रदेश. फोकल थीम इज द इरोटिक सेंटिमेंट्स inspired by the Vaishnava tradition, and the Kangra style is known for its poetic and lyrical composition. Female figures are beautifully painted with the focus on facial features. And इनकी themes कैसे कैसे? गीता गोविंदा, नल दमयंती, भागवत पुराण, राधा कृष्ण, बिहारी सत्सई, बरमसा, रागमाला, ये सारे उनके themes है. ठीक है. हम आगे बढ़ेंगे अभी. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर. आर्टिस्ट इन्होंने जो टाइटल दिए गए थे वो अब्दुस समद, अबुल हसन, मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, उस्ताद मंसूर. जरीन कलम, नदीर उल असर, शिरीन कलम, नदीर उस जमान. हमने नदीर उल असर पढ़ा हुआ है, जो 2018 का जुलाई वाला वीडियो था उसमें ही पढ़ा है हमने. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है. अब्दुल समद थर्ड, शिरीन कलम उन्हें टाइटल दिया था. देन अबुल हसन को टाइटल मिला था नदीर उस जमन. देन मोहम्मद हुसैन ऑफ कश्मीर, जरीन कलम, एंड उस्ताद मंसूर को टाइटल मिला था नदीर उल असर. ठीक है. मंसूर किनके कोर्ट में प्रेजेंट थे? जहांगीर के कोर्ट में. हमने ये पढ़ा था उनके बारे में. उनके वन ऑफ द वेरी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट बोला जाता है उस्ताद मंसूर को. पेंटर थे ये उनके कोर्ट में. एंड ही स्पेशलाइज्ड इन पेंटिंग ऑफ फ्लोरा एंड फोना विद ग्रेट डिटेल्स एंड एक्यूरेसी. एंड इसीलिए उन्हें टाइटल दिया था नदीर अल असर, दैट इज अनपैरेलल्ड ऑफ द एज. देन मोहम्मद हुसैन कश्मीर के, ये कैलीग्राफर थे और ये किसके कोर्ट में प्रेजेंट थे? अकबर के कोर्ट में प्रेजेंट थे. गोल्ड पेन, जरीन कलम यानी कि गोल्ड पेन उन्हें टाइटल दिया था फॉर हिज एक्सेलेंट नस्तालिक स्क्रिप्ट. ठीक है. और अबुल हसन जो थे ये जहांगीर के कोर्ट में प्रेजेंट थे. उन्हें नदीर उस जमन यानी वंडर ऑफ द एज का टाइटल दिया गया था. नदीर उस जमन पर्शियन आर्टिस्ट है ये, और ये इंडियन ही है. और इनके जो वर्क है ये पर्शिया से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. और उसी के साथ साथ उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन से स्टाइल का है? इंडियन कैरेक्टरिस्टिक्स का. पर्शियन भी है और इंडियन भी है. देन अब्दुल समद ये किसके टाइम पर प्रेजेंट है? अकबर के टाइम पर प्रेजेंट है. ठीक है. held important position in the Mughal court, head of the imperial workshop. और इन्हें शिरीन कलम बोलकर टाइटल दिया था, दैट इज स्वीट पेन. आगे बढ़ेंगे हम. 57. Which of the following is the last example of the use of तुगलक बैटर, sloping butters? Which is the last? ये है ईसा खान टॉम्ब. ऑप्शन बी. ईसा खान टॉम्ब is a walled area adjacent to हुमायूं's tomb and is the resting place of ईसा खान नियासी, जो शेरशाह सूरी के नोबल थे. Last example of the Tughlaq batter. A mosque and an octagonal tomb built in the Sur style enclosed in Isa Khan's walled complex. An inscription over the mihrab. उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन भी है जिसमें जो कंस्ट्रक्शन किया हुआ है उसकी डेट है. और कॉम्प्लेक्स इज द फर्स्ट हिस्टोरिक स्ट्रक्चर एनकाउंटर्ड बाय विजिटर्स ऑन एंटरिंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट कॉम्प्लेक्स ऑफ हुमायूं's tomb. सबसे पहला ईसा खान का टॉम्ब आता है एंड देन हुमायूं का टॉम्ब आता है. क्वेश्चन नंबर 58. Assertion and reasoning. Manushi says on arrival for embarking at Surat, you find plenty of money, for it is the principal trade of the nobles of India to place their money on speculation for Firangi countries, France, England, and even for Italy. Reason. Although the trade by noble was only a fraction of the total trade in the country, it did imply diverting a part of the resources siphoned off from agriculture into domestic and foreign trade. तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. ठीक है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. तो मनुषी एंड ट्रैवलर ये दोनों भी आए थे 17वीं सेंचुरी में. ठीक है. तो दिस फैक्ट, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इज़ नॉट सब्सटेंशिएटेड बाय द अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स. ये कोई भी फॉरेन अकाउंट्स में नहीं मिलता है ये वाला जो स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन. ठीक है. एंड उस टाइम पर फॉरेन ट्रेड होता था एंड ऐसे पैसे रखते थे, फाइंड प्लेंटी ऑफ मनी, ऐसा नहीं होता था. ठीक है. इसलिए स्टेटमेंट 1 कर लेते. बट जो स्टेटमेंट 2 है कि फ्रैक्शन ऑफ टोटल ट्रेड इन द कंट्री, जो ट्रेड बाय नोबल्स वॉज ओनली अ फ्रैक्शन, ये बात सही है. क्योंकि बिफोर द अराइवल ऑफ फॉरेनर्स या जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया या कोई भी जो कंपनी पोर्चुगीज, उनके पहले भी इंडिया में ट्रेड काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर होता था. तो जो ये स्टेटमेंट है ये गलत है. सेकेंड स्टेटमेंट इज़ बाय सतीश चंद्रा. ये जो फर्स्ट है
वो रॉन्ग था। सेकंड स्टेटमेंट जो सतीश चंद्रा के टाइम पे दिया हुआ, सतीश चंद्रा ने दिया हुआ है, सजेस्ट अस a slightly different picture stating that while trading activities grew in this period, we need to look at the sources critically, कि क्या गलत है क्या सही है, इसे ध्यान से देखना चाहिए। और इसको तपन राय चौधरी ने भी सपोर्ट किया है, ये वाले स्टेटमेंट को, रीजन वाले स्टेटमेंट को। ओके, क्वेश्चन नंबर 59, अलीवल खान वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ फॉलोइंग बिल्डिंग्स, मौसोलियम ऑफ हसन खान सूर, शेरशाह मौसोलियम, अदम खान स्टॉम, हुमायूं स्टॉम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 and 2। ठीक है, हसन खान की मौसोलियम एंड शेरशाह मौसोलियम। ये कहाँ पर है? दोनों भी ससराम, ये दोनों भी ससराम में ही है, पटना बिहार, एंड डिजाइंड बाय मीर मोहम्मद अलीवल खान। ठीक है, चीफ आर्किटेक्ट है ये। द टॉम्ब ऑफ हसन खान इज एसोसिएटेड विद हसन खान सूर हु इज फादर ऑफ शेरशाह सूरी, सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ ससराम टाउन। देन शेरशाह मौसोलियम, ये भी बिहार में ही है, और ये किसने बनाया है? वॉज बिल्ट इन मेमोरी ऑफ एम्परर शेरशाह सूरी, अ पठान फ्रॉम बिहार हु डिफीटेड द मुगल एम्पायर एंड फाउंडेड द सूरी एम्पायर। और इसके भी चीफ आर्किटेक्ट है मीर मोहम्मद अलीवल खान। इट इज़ नोन एज सेकेंड ताजमहल ऑफ इंडिया। ये भी पॉइंट नोट डाउन करो कि सेकेंड ताजमहल बोला जाता है। When Charan's former chiefdom of Rajasthan represented to a Mughal emperor and complained about atrocities perpetrated on them by the Raja, the emperor evaded the complaint by saying that he is a Mota Raja, identified the Raja, his chiefdom, and the Mughal emperor who called him Mota Raja from the following. ये है राजा उदय सिंह of जोधपुर and Emperor Akbar. Marwar Rathod were close allies of Mughals. As Akbar after his accession took throne, तो जो ये राजा उदय सिंह ऑफ जोधपुर, जोधपुर का ही, मारवाड़ का ही नाम जोधपुर है, पहले मारवाड़ था, अब जोधपुर बोलते हैं उसे, और उन्होंने मोटा राजा और मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, एंड जो चरन्स थे ये कौन है? ये राजपूत से, राजपूत कम्युनिटी है जो गुजरात, राजस्थान, फिर सिंध, बलूचिस्तान एरिया में प्रेजेंट है। एंड ये क्षत्रिय भी, इन्हें क्षत्रिय भी बोला जाता है, एंड दे प्रैक्टिस क्षत्रिय रिचुअल्स। और जो ये राजा उदय सिंह है, इन्हें राजा भी अकबर ने ही बनाया था। एक्चुअली इन्होंने अपने फादर के बाद में थ्रोन को एक्वायर किया था, बट वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अकबर ने ही इन्हें वापस से रीइंस्टेट किया था एंड उन्हें टाइटल दिया था राजा ऑफ मारवाड़ बाय अकबर इन द ईयर 1583 में इन्हें टाइटल भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 61, इन मेडिवल इंडिया देयर वर क्रॉस कल्चरल इंटरेक्शंस अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स। मुगल रूलर्स एंड द nobility used to interact with Jadrub Gosen, a Brahmin ascetic and an exponent of Vedic thought. They were impressed with his knowledge of Vedanta, which was considered similar to Sufism. Who among the following are known to have met Jadrub Gosen? तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अकबर, जहांगीर एंड मिर्जा अजीज खोका। ठीक है, अकबर तो वैसे भी लिबरल थी उनकी पॉलिसीज, रिलीजियस पॉलिसीज एंड आइडियाज़, तो वो एक तरह से टॉलरेंस भी था उनके पास में हर सेक्ट को लेकर, हिंदुइज्म और मुस्लिम सेक्ट को लेकर दोनों की तरफ उनका टॉलरेंस था। ठीक है, अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिकंसिलिएशन अमंग फॉलोअर्स ऑफ डिफरेंट फेथ्स। एंड अकबर ऑल्सो विजिटेड जदरूप गोसेन एंड अकबर स्पॉन्सर्ड रिलीजियस डिबेट्स बिटवीन मुस्लिम ग्रुप्स, पारसीज, हिंदू, सिख्स, जैन्स, ज्यूजिस्ट एंड मटेरियलिस्ट, बट वॉज पार्शियल टू सूफिज्म। ठीक है, ये तो वो रहेंगे। ही प्रोक्लेम दैट द विजडम ऑफ वेदांता इज विजडम ऑफ सूफिज्म। फिर जहांगीर भी गए थे, इसका एविडेंस उनके जहांगीरनामा में दिया गया है कि उन्होंने जदरूप गोसेन से मीटिंग की हुई है। ठीक है, एंड मिर्जा अजीज खोका ऑल्सो नोन एज कोर शाह वॉज द फर्स्ट ब्रदर ऑफ अकबर। वो अकबर और जहांगीर दोनों के कोर्ट में थे, सूबेदार थे, गवर्नर थे गुजरात के, एंड ही वॉज फादर इन लॉ ऑफ प्रिंस मुराद एंड प्रिंस खुसरो। ठीक है, और जब वो अकबर के टाइम पर ही जब वो उनके कोर्ट में थे तो उनका एनकाउंटर हुआ था जदरूप गोसेन से। आगे बढ़ेंगे 62, अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस द फॉलोइंग मुगल रूलर्स हु रूल्ड आफ्टर औरंगजेब्स डेथ। ये क्वेश्चन ना थोड़ा ध्यान में रखो क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कभी कभी। ऑप्शन है सी, सबसे पहले आते हैं बहादुर शाह 1707 से लेकर 1712 AD। ओके, देन आते हैं हमारे जहांगीर शाह 1712 से लेकर 13, देन कम्स फर्रुखसियार 1713 से लेकर 1719, एंड देन कम्स रफ़ी-उद-दराज, वो शाहजहाँ टू, एंड रफ़ी-उद-दौला उन्हीं के भाई थे, शाहजहाँ टू भी बोला जाता है, एंड ही वॉज द 15th मुगल एम्परर। एंड ये ना बहुत ज़्यादा कम मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए आए थे, जैसे कि 28 फेब से लेकर 22 से लेकर 1719, इतना ही टाइम पीरियड है इनका। ठीक है, नोट डाउन कर लो ये डेट्स। सक्सेसर थे इनके शाहजहाँ टू। ओके, थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है ये नेम्स में, मतलब एग्जैक्टली कहीं मिलता भी नहीं है इनके बारे में, बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट काम है ये वाला, बट स्टिल आप डेट्स तो ये कन्फर्म है, ये नोट डाउन कर लो।
आगे बढ़ेंगे हम 62 पैसेज में पढ़ लेते हैं हम। पैसेज क्या है? 63 हमारा क्वेश्चन नंबर 63, उसी से रिलेटेड पैसेज भी है। दिस शिप्स फ्लाइंग इन द अरेबियन सी आर रेस्ट अफेयर्स एंड मेनी ऑफ देम गेट लॉस्ट फॉर दे हैव नो आयरन फास्टनिंग्स एंड आर ओनली स्टिच्ड टुगेदर विथ twine made from the husk of the Indian nut. They beat this husk until it becomes like horsehair, and from that they spin twine with this stitch of the planks of the ships together. It keeps well and is not corroded with the sea water, but it will not stand well in the storm. The ships are not pitched but are rubbed with fish oil. They have mast, sail and rudder and have no deck but only a cover spread over the cargo when loaded. This cover consists of hides, and on top of these hides they put the horses which they take from Hormuz to India for sale. They have no iron to make nails of, and for this reason they use only wooden tray nails in their ship buildings, and then stitch the planks with twine as I have told you. Hence it is perilous business to go on voyage in one of those ships, and many of them are lost in the sea of India. The storms are often terrible. In the Indian ships, in joining planks, which of the following technique was used? तो सबसे पहले तो ये रैप्टिंग और टंग एंड ग्रूव टेक्निक, ठीक है, इसी में दिया हुआ है ना। देन आगे बढ़ेंगे हम बेस्ड ऑन द 64। अकॉर्डिंग टू मार्को पोलो इंडियन शिप्स नॉर्मली हैड मेनी मास्ट। हाउ मेनी मास्ट? मार्को पोलो ने बोला है 1, ये भी पैसेज में ही दिया हुआ है, अभी हमने पढ़ा दे हैव मास्ट। ओके, तो ये पैसेज किसने लिखा है ये भी पता चल गया, मार्को पोलो ने। मार्को पोलो वाइल कंप्लेनिंग दैट इंडियन शिप्स हैड ओनली अ कवर स्प्रेड ओवर द कार्गो व्हेन लोडेड वाज कंप्लेनिंग अबाउट द प्रेजेंस ऑफ, किसका प्रेजेंस है मिसिंग? डेक्स, ठीक है। 66 Marco Polo complains about the absence of iron nails. Which of the following 17th century traveler also complains of the absence of the use of flathead to cut screw groups? ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, डिफरेंट है, ये पैसेज में नहीं दिया हुआ है। थेवनॉट, ऑप्शन सी, ठीक है। थेवनॉट 17th century traveler also complains about the same. 67 Which of the following statement regarding James Mill and his utilitarianism is not correct? Not correct. As a utilitarian, James Mill was an ardent supporter of Sanskrit and Persian learning. In James Mill's opinion, the Orientalists, instead of helping to eradicate the decay of Oriental despotism, were guilty of perpetuating it. In writing History of British India, James Mill periodized the Indian history on communal lines. Mill sought legal solutions to socio-cultural problems of India. Option is A, ठीक है, ये है not correct. Question number 68. Which one of the following statements regarding the Marxist school of Indian historiography is not correct? So, the foundation of the school, so far as study of national movement is concerned, were laid by R. Palmedat and A.R. Desai, but several others developed it over the years. They tend to see national movement as structured bourgeois movement. मुझे वर्ड प्रोनाउंस नहीं करता आ रहा है, मुझे मीनिंग पता है इसका। जो इलाइट क्लास होते हैं उनके लिए ये टर्म है। दे इंटरप्रेट द क्लास कैरेक्टर ऑफ नेशनल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, its strategic retreats and compromises. They believe that access to financial resources did not determine the ability to influence the course and direction of national politics. Option D is not correct. Okay? यहाँ पर मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ इंडियन हिस्टोग्राफी के बारे में स्टेटमेंट था। एंड अगर आपको हिस्टोग्राफी के बारे में पढ़ना ही है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इग्नू के नोट्स पढ़िए। मैं PDF प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पर, बिकॉज उसमें हिस्टोग्राफी के रिलेटेड बहुत अच्छे से समझाया गया है। Marxist school works in philosophy that is strongly influenced by Karl Marx. Materialist approach to theory. ठीक है, जो मार्क थे, कार्ल मार्क्स थे, उनसे इन्फ्लुएंस है ये theory. He interpreted the human past in a way that unfolds the materialistic aspect of human nature and social conditions. Human beings are conditioned by circumstances they pass through. This ceaseless combat between humans and material social condition determine the course of history. उन्होंने ह्यूमन को और जो पास्ट में जो उनके साथ होता है उसको कनेक्ट कर बताया है कि जो हिस्ट्री है वो उसी से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। एंड 2 books विच हेरल्डेड द बिगनिंग ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी इन इंडिया, इन्होंने किसने लिखी है ये? आर पालमेदत्त एंड द सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय AR देसाई, ठीक है। इंडिया टुडे बाय आर पालमेदत्त एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म बाय AR देसाई। ये दोनों बुक्स का नाम भी नोट डाउन कर लो सेपरेट पेज पर, ताकि आपको जब रिवाइज करें तब ध्यान में आए। आगे एक क्वेश्चन आते हैं इनके ऊपर भी, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। 69 अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो सबसे पहले हमारा आंसर है ऑप्शन 3, ऑप्शन सी, मद्रास महाजन सभा, पूना सार्वजनिक इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। तो सबसे पहले आते हैं पूना सार्वजनिक सभा 1870, ओके। एंड किसने फाउंडर? महादेव गोविंद रानडे, इसके फाउंडर है। देन इंडियन एसोसिएशन 1876 बाय सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। देन मद्रास महाजन सभा 1884 बाय P. आनंद चरलू एंड R. मुदलियार, ठीक है, SR मुदलियार। देन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885
ये तो काफ़ी फेमस पर्सन है, बहरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता एंड केटी तेलांग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने जितने भी फाउंडर्स बोले हैं आप उनको नोट डाउन कर लो, ईजी रहेगा। सारे ऐसे सेपरेट पेजेस बनाओ ताकि आपको जब रिवाइज करें ना तब ईजी जाना चाहिए। ठीक है, मेरा यही मानना है कि रिवीजन के टाइम पे अगर आपको सारा हैंडी रहे तो बहुत ईजी जाता है। मैंने भी वैसे ही बनाए थे अपने नोट्स। मैं आपसे वो शेयर भी करूँगी फ़ोटोज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, कि मैं जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स थे वो पूरे एक जगह पर लिखती थी, जितने न्यूज़पेपर्स थे वो एक जगह पर, फिर जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे वो सारे एक जगह पर, उनके ईयर्स, उनके फाउंडर्स, सब कुछ ऐसे अलग अलग पेजेस पर लिख कर रखती थी ताकि जब मैं रिवाइज करूँ तो मुझे हैंडी रहे वो सब। क्वेश्चन नंबर 70, हु रिगार्ड्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज सोर्स स्प्रिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट? ये है पीसी जोशी। ठीक है, मतलब कि जो नेशनल मूवमेंट है उसका शुरुआत इस रिवोल्ट से हुआ है, या इस रिवोल्ट ने उसका स्टार्ट किया है। सोर्स जो है नेशनल मूवमेंट का ये रिवोल्ट ऑफ 1857 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, अगेंस्ट whom was the महाराज लिबल केस फाइल्ड बाय फॉलोअर्स ऑफ वल्लभाचार्य सेक्ट इन 1862-63? ये है ऑप्शन ए करसनदास मूलजी। महाराज लिबल केस was in 1862 trial in the Bombay court in British India. The case against Nanabai Rustomji Ranina and Karsandas Mulji alleged that their public accusations that the religious leaders of Pushti Marga had sexual liaisons with women devotees was libelous. मतलब कि उन्होंने फेक इल्ज़ाम लगाए थे जो पुष्टि मार्ग जो वल्लभाचार्य सेक्ट से बिलोंग करते थे उनके ऊपर, तो इसीलिए उनके अगेंस्ट ये केस किया था उनके फॉलोअर्स ने, वल्लभाचार्य सेक्ट के फॉलोअर्स ने। ठीक है, टू सोशल रिफॉर्मर्स सक्सेसफुली डिफेंडेड अ लाइबल सूट आफ्टर दे पब्लिश चार्जेस ऑफ सेक्सुअल मिसकंडक्ट अगेंस्ट द रिलीजियस प्रीस्ट ऑफ पुष्टि मार्ग वैष्णव सेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा अनयूजुअल है, आते नहीं है सिर्फ क्वेश्चन रिपीटेडली, तो ध्यान से सुन लो। द कंक्लूजन दैट द रिफॉर्मर्स वर पैट्रियार्कल एंड नॉट कंसर्न्ड अबाउट द वेलबींग ऑफ वुमेन इज सपोर्टेड बाय 3 केसेस। द रिफॉर्मर्स इग्नोर्ड द 2 in which women brought charges against priest and only urged action in the case of a rape or murder by a priest. तो एक तरह से जब वहाँ पर वुमेन को सेक्सुअली अपलॉइड कर रहे थे फीमेल डिवोटीज़ को, तो उसके अगेंस्ट ये जो करसनदास मूल जी और इनके साथ में हमने और एक नाम बोला था नाना भाई रुस्तम जी रनीना, उन्होंने केस फाइल किया था। ठीक है, (72) Which one of the following statements regarding ideals of Pratna Samaj is not correct? Believed that God is one and without form, correct. Believed in leveling down of his caste, brotherhood of man. Believed in forming different sect from Hindu society. Believed in accepting the work of medieval saints as basis for social progress. ऑप्शन सी गलत है, यहाँ पर पूछा है नॉट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट। प्रार्थना समाज 1860 में स्टार्ट हुआ था, हिंदू रिफॉर्म सोसाइटी बॉम्बे में, एंड ये बट इट इज़ नॉट एफिलेटेड विद द ब्रह्मो समाज। एम ऑफ सोसाइटी इज प्रोमोगुलेशन ऑफ थियस्टिक वर्शिप एंड सोशल रिफॉर्म, opposition to the caste system, introduction of widow remarriage, encouragement of female education and abolition of child marriage। ये सारे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। आत्माराम पांडुरंग ने स्टार्ट किया था 1867 में। ठीक है, कौन थे इसके फाउंडर? आत्माराम पांडुरंग। हमने इनके बारे में भी पढ़ा हुआ है इसके पहले भी। दे ऑल्सो प्रोपोगेटेड मोनोथिज्म, मानी कि एक ही भगवान को मानना है, गॉड इज़ वन, एंड आइडल वर्शिप को नहीं मानते थे ये, नो आइडल वर्शिप। और जो मेडिवल पीरियड के जो बेसिस था, साइंस वगैरह का जो वर्क था वो उनका बेसिस था सोशल प्रोग्रेस का, एंड अगेंस्ट द डिवीजन ऑफ कास्ट, इनटू जो कास्ट डिवीजन होते हैं उसके काफ़ी अगेंस्ट थे ये लोग। 73 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइबल रिवोल्ट्स इज नॉट करेक्ट? सबसे पहले ये ऑप्शन ए, The armed revolt of Vasudev Balwant Phadke was started by racial discrimination caused by Lord Lytton's policy. The Santals of Rajmahal rebelled in 1855 because they resented the ill treatment given by revenue official, operation by police, landlords and moneylenders. ये राजमहल का जो संतल सत्याग्रह था, रेबेलियन, उसके बारे में। Ahom nobility in Assam revolted in 1828 because the British authorities did not fulfill the pledges of withdrawal after the Burma War. The Vagheras of Okha Mandal rose in revolt in 1818-19 because of the exactions by the Gaikwad rulers of Baroda supported by British government. ये तीनों स्टेटमेंट सही है और ध्यान भी रखो इसके ऊपर। वासुदेव बलवंत फड़के महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं एंड पायनियर है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो बात होती है ना, उसके फर्स्ट रिवोल्यूशनरी लीडर ऑफ कंट्री। ही वॉज द फर्स्ट लीडर टू यूज़ पब्लिक स्पीचेस टू मोटिवेट पीपल एंड इंस्टिल पैट्रियोटिज्म। लाल बाल पाल उनके पहले भी, मतलब जो लाला लाजपत राय वगैरह थे उनसे पहले भी वासुदेव बलवंत फड़के जी ने स्टार्ट कर दिया था। और उनको जो फार्मर्स की जो दशा होती थी उसके अगेंस्ट भी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहा करते थे। जो फेमाइन आई थी इंडिया महाराष्ट्र में 76-77 में, तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था एंड उसी के अगेंस्ट उन्होंने पूर्ण स्वराज, फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ स्वराज, इसकी मांग की थी। एंड देयरफॉर फड़के बिकेम नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्म्ड रेबेलियन एंड इन दैट ही प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन फॉर फेलो फ्रीडम फाइटर्स।
ठीक है। और यहाँ पर जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है ये उन्होंने नहीं फैलाया था, इनफैक्ट उन्होंने जो लोगों की दुर्दशा होती है उसके अगेंस्ट बात की थी, फेमेंस और पीजेंट्स के अगेंस्ट जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर। अगेन असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है, डिस्पाइट द इंपीरियल एंड प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल बीइंग entirely nominated bodies till 1892, they had statutory power of discussing budgets and putting questions. The Ilbert Bill storm was the most extreme but by no means isolated expression of white racism. तो ये दोनों भी बातें सही है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। Ilbert Bill introduced by Ilbert in the Legislative Council. The bill sought to abolish at once and completely every judicial disqualification based merely on race distinction. मतलब कि Ilbert Bill sought to give Indian judges the same power and rights as the European. जो भेदभाव होता था उसके अगेंस्ट ये बात करते थे, वॉज द मोस्ट एक्सट्रीम, बट ये देखो आइसोलेटेड एक्सप्रेशन ऑफ वाइट रेसिज्म उन्होंने ट्राई किया था सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उससे भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। इन शॉर्ट, इंडियंस वेर नॉट गिवन कमीशन रैंक्स इन द आर्मी टिल द लेट 19th सेंचुरी। और जो ICS एग्ज़ाम होती थी तो उसकी भी एज रिड्यूस हुई थी 19 ईयर्स में, बट फिर भी उन्हें लंदन जाकर ही एग्ज़ाम देनी पड़ती थी और उनके सब्जेक्ट्स भी काफ़ी डिफिकल्ट हुआ करते थे, ठीक है। तो एक तरह से सुपेरियरिटी तो गई नहीं थी, जो डिस्क्रिमिनेशन था वो खत्म नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, अंडर विच एक्ट वॉज द फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ ICS हेल्ड इन इलाहाबाद। कौन सा एक्ट है ये? ऑप्शन डी, 1921 में हुआ था पहला एग्जाम, द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1919, ठीक है। सॉरी 1922 में हुआ था इलाहाबाद में सबसे पहला एग्जाम। कौन सा एक्ट की वजह से हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है। The first such exam was held in Allahabad in 1922, even when Indians in the bureaucracy were only 15% of the total strength. और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है इसका और एक नाम क्या है? मॉन्टेग्यू क्लेम्स फॉर रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 76, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग imperialist approach to writing of Indian history is not correct? The option is D. Imperialist writers believed that India was in process of becoming a nation. ऐसा तो था ही नहीं ना, ये लोग मानते ही नहीं थे कि इंडिया एक नेशन बनने के लायक भी है। imperialist यानी कि जो किंग इंपेरियल ऑर्डर को बिलीव करते, ब्रिटिशर्स इन शॉर्ट। इंपेरियलिस्ट अप्रोच फर्स्ट इमर्ज इन द ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट ऑफ द विसरॉयज एंड वॉज कन्विंसिंगली पुट फॉरवर्ड बाय वी चिरॉल, द राउलेट कमिटी एंड वेनरे लॉवेट. It was first theorized by Bruce T. McCully in 1940 and its liberal version was adopted by Regnant Copeland and Purvishiel Skier. Its conservative version was made brighter and prettier by John Gallagher and Neil Seal after 1968. ठीक है. Imperialist approach to writing history mainly pioneered by a group of Cambridge University scholars. समझ ही रहे हो आप. Hence it is also called as Cambridge School. Imperialist school का और एक नाम क्या है? Cambridge School. और वो काफ़ी ज़्यादा इलाइट या फिर उसी पॉइंट ऑफ व्यू को मानती है जो ब्रिटिशर्स का पॉइंट ऑफ व्यू था. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 77. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पीजेंट मूवमेंट इन इंडिया. इन 1929 स्वामी शाहजान सरस्वती फॉर्म बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. करेक्ट. उत्कल किसान संघ वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1938 बाय कांग्रेस सोशलिस्ट. ये है रॉन्ग स्टेटमेंट. द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एक्टिविस्ट NG Ranga organized a number of peasant marches in Andhra in 1933-34 and demanded abolition of zamindari. 1935 NG Ranga and EMS Namboodiripad tried to spread peasant movement in Madras Presidency and organized the South India Federation of Peasants Agriculture Labor. ये पॉइंट नोट डाउन करो, इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और ये जो पहला था स्वामी शाहजानंद सरस्वती, इन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा स्टार्ट की है टू रिड्यूस द लैंड रेवेन्यू, इंस्टीट्यूशनलाइज क्रेडिट एंड अबॉलिश जमींदारी. ठीक है. एंड जो उत्कल सभा है, उत्कल किसान संघ, एस्टैब्लिश्ड इन 1935. कब हुआ था ये एस्टैब्लिश? 1935. ओके. Guided by Congress Socialists. The destiny of peasants was guided by Congress Socialists. H.K. Mantab was elected as president and Malti Chaudhary as secretary. कांग्रेस सोशलिस्ट ने स्टार्ट किया था, बट ये जो ईयर है ये रॉन्ग मेंशन है, 1935. ठीक है. इनिशियल सक्सेस हैड अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मासेस बिकॉज इट वीकेंड द होल्ड ऑफ जमींदार्स. क्वेश्चन नंबर 78. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. फेमिनिस्ट एंड देयर वर्क्स. मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट, ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई, मिल्सेंट, गैरेट फॉसेट. स्त्री पुरुष तुलना, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, वुमेन सफरेज मूवमेंट, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन. तो हमें इसका करेक्ट आंसर पता करना है. ऑप्शन डी है. सबसे पहले तो आते हैं हमारे वोलस्टोनक्राफ्ट, इन्होंने लिखा है विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन. ताराबाई शिंदे का तो स्त्री पुरुष तुलना काफ़ी फेमस है. देन सी पंडिता रमाबाई, द हाई कास्ट हिंदू वुमेन, एंड मिल्सेंट फॉसेट, ये है ऑप्शन 3 वुमेन सफरेज मूवमेंट. ठीक है. आगे बढ़ेंगे. Which of the following options shows the venue and year of first session of Indian National Congress?
कौन सा था ये? बॉम्बे 1885 फर्स्ट सेशन, ठीक है। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। एंड फर्स्ट सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? WC बैनर्जी, वोमेश चंद्र बैनर्जी। फर्स्ट सेशन वॉज अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। फिर सेकंड सेशन कलकत्ता में होता है 1886 में, दादा भाई नौरोजी। 1887 मद्रास, बहरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो 1887 में। एंड देन 1889 में वापस से होता है बॉम्बे में, सर विलियम वेडरबर्न, ये फर्स्ट ब्रिटिश या नॉन इंडियन, सर विलियम वेडरबर्न। क्वेश्चन नंबर 80, फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग इनलाइटनमेंट फिलोसोफर्स हु डिड नॉट बिलोंग टू ग्रुप? एडमंड बर्के, डेनिस डिडोरेट, एडवन गिबन, डेविड ह्यूमे। ऑप्शन ए एडमंड बर्के, ठीक है। ये कौन थे? अपोज टू इनलाइटनमेंट, ही वॉज अपोज टू द इनलाइटनमेंट एंड ही क्वेश्चन द रीजन एंड ट्रेडिशन। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया हुआ है। ये एक मतलब डबलिन में पैदा हुए 18th सेंचुरी के फिलोसोफर है, राइटर है, ठीक है। क्लोजली इन्वॉल्व इन द डिबेट्स ओवर लिमिट्स टू द पावर ऑफ किंग, प्रेसिंग फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल ऑफ रॉयल पैट्रोनेज एंड एक्सपेंडिचर। एडमंड बर्के आर्ग्यूड दैट ब्रिटिश पॉलिसी हैड बीन इनफ्लेक्सिबल एंड कॉल्ड फॉर मोर प्रैग्मेटिज्म। एक तरह से जो इनलाइटनमेंट मूवमेंट है उसके अगेंस्ट थे ये, ठीक है। उनकी बुक का नाम भी लिख दो, यहाँ पर ही मेंशन कर देते हैं। रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस। उनके बुक का नाम है रिफ्लेक्शंस ऑन द रिवोल्यूशन इन फ्रांस, ठीक है, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन इन 1789। 81, who said the only hope of India is from the masses, the upper classes are physically and morally dead? Option B, Swami Vivekananda. Question number 82, which one of the following journals or newspaper is not associated by डॉक्टर BR अम्बेडकर? ये है जागृति। मुखनायक, बहिष्कृत, भारत और जनता, ये तीनों भी उन्हीं के पेपर्स है। मुखनायक म्यूट हीरो 1920 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1920। देन कम्स बहिष्कृत भारत 1927, जनता 1930 एंड प्रबुद्ध भारत और एक बुक का नाम है उनके, न्यूज़पेपर का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उनकी बुक का नाम है, सॉरी। और भी बुक्स काफ़ी फेमस है बट एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भी उनकी बहुत अच्छी बुक है, कभी लाइफ में चांस मिले तो पढ़ना ज़रूर। 1956 प्रबुद्ध भारत, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 83, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कौन नहीं है मेंबर, ये पूछा है, ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? श्रीपद अमृत डांगे, बाकी अच्युत पटवर्धन, नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण, ये तो तीनों भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उनके साथ साथ अरुण आसफ अली, राम मनोहर लोहिया, ये दो भी बहुत फेमस नाम है। राम मनोहर लोहिया तो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है, सोशलिस्ट पार्टी के लीडर, ठीक है। विद इन द कांग्रेस पार्टी 1934 में स्टार्ट हुई थी। It was formed by members of the Congress over ideological differences with Mahatma Gandhi. Independence and socialism were its goal. And Ram Manohar Lohia published Congress Socialist. उन्होंने जर्नल स्टार्ट की थी कांग्रेस सोशलिस्ट, और फिर पार्टी बिकम डिफंक्ट इन 1948। वो कांग्रेस से अलग हो गए थे 1948 में। क्वेश्चन नंबर 84, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ बिलोंगिंग टू प्री मार्क्सियन सोशलिस्ट ग्रुप? मार्क्सियन, ये कौन है? डेनिस डिडोरेट। Socialism, social and economic doctrine that calls for public rather than private ownership or control of property and natural resources. Public ownership, socialism बात करते हैं, ठीक है। और प्री मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट प्रोवाइडेड इंटेलेक्चुअल ग्राउंड एंड डायरेक्शन टू कंडक्ट अ थॉट प्रोसेस। और जो डेनिस डिडोरेट है, ये फ्रेंच मैन ऑफ लेटर्स है एंड फिलोसोफर, सर्व्ड एज चीफ एडिटर ऑफ इंसाइक्लोपीडिया, वन ऑफ द प्रिंसिपल वर्क्स ऑफ द एज ऑफ इनलाइटनमेंट। तो ये किससे बिलोंग करते हैं? इनलाइटनमेंट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 85, क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑथरशिप इज रॉन्गली एट्रीब्यूटेड? द इंडिविजुअल मस्ट डाई सो दैट द नेशन may live. Today I must die so that India may win freedom and glory. Subhash Chandra Bose. At the stroke of midnight hour, when world sleeps, India will awake to light and freedom. The fight that was commenced in 1920 is a fight to finish, whether it lasts 1 month or 1 year or many months or many years. Chitranjan Das. Very soon the final battle will begin. Its outcome will be decisive. We took part in struggle and we are proud of having done so. भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ऑप्शन सी है जो कि रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। ये स्टेटमेंट किसने दिया हुआ है? गांधी जी ने। स्टेटमेंट बाय गांधी जी 1920 में, जब उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट किया था तब।
द इंडियन एक्सपेरिमेंट और द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-22। क्वेश्चन नंबर 86, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। कौन थे ये? शौकत उस्मानी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद एंड अशफाकुल्ला खान। ये सारे तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से एसोसिएटेड थे जो 1924 में बनी थी। तो काकोरी रिवोल्यूशन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। रॉबरी वॉज डेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एंड लूटेड द ब्रिटिश ट्रेजर फ्रॉम अ ट्रेन। अदर रिवोल्यूशनरीज वे अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लहरी, मनमथनाथ गुप्ता, सचिंद्र बख्शी, केशव चक्रवर्ती, मुकुंदी लाल, मुरारी शर्मा एंड बनवरी लाल। उन्होंने द ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड आर्म्ड रिवोल्यूशनरी यूथ्स एंड ट्राइड देम इन द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस। और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला को तो सजा हो गई थी, वेर हैंड, एंड 17 वेयर टर्म टू लॉन्ग टाइम इम्प्रिजनमेंट, और बाकी के 4 लाइफ इम्प्रिजनमेंट में अरेस्ट हो गए थे। देन उसके बाद में चंद्रशेखर आज़ाद चेंज द ऑर्गेनाइजेशन टाइटल टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिर ये आगे जाकर भगत सिंह के साथ में उन्होंने रिवोल्यूशनरी वर्क कंटिन्यू किया। क्वेश्चन नंबर 87, विच क्वीन, नागालैंड क्वीन, रेज द बैनर ऑफ रेबिलियन अगेंस्ट फॉरेन रूल ऑन कॉल गिवन बाय गांधी जी एंड वॉज इम्प्रिजन फॉर लाइफ। ये है रानी गढ़ीलीनू, ठीक है, नागालैंड की क्वीन है ये, नागालैंड की थी ये, एंड 26 जनवरी 1915 में बर्थ हुआ था उनका। उन्हें पद्म भूषण मिला है 1982 में, एंड शी वॉज ऑल्सो कन्फर्ड विद तम्रपात्रा फ्रीडम फाइटर अवार्ड इन 1972। तब स्टार्ट किया था उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल जब वो सिर्फ 13 ईयर्स के थे। ओके, 88, हु डोनेटेड 100 acres ऑफ लैंड टू विनोबा भावे इन 1951 दैट एनकरेज्ड भावे टू स्टार्ट भूदान मूवमेंट। वेद्रे रामचंद्र रेड्डी। ऑप्शन ए, भूदान मूवमेंट क्या था? वॉलंटरी लैंड रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया स्टार्टेड बाय विनोबा भावे इन 1951, और ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? पुंचमपल्ली विलेज तेलंगाना में, इसीलिए भूदान को भूदान पुंचमपल्ली भी बोला जाता है इस मूवमेंट को। अप्रैल 18, 1951 में स्टार्ट हुआ था ये मूवमेंट, ठीक है। इट स्टेड एट पुंचमपल्ली अ विलेज विथ अबाउट 700 फैमिलीज हु गिव हिम अ हार्टी वेलकम। भावे को वेलकम दिया था। डॉक्यूमेंटेड इन हिस्ट्री, रामचंद्र रेड्डी हु वॉज लोकल लैंडलॉर्ड गॉट अप एक्सक्लेम्ड, आई विल गिव 100 acres फॉर दिस पीपल, और उसी ने स्टार्ट किया, उनकी वजह से स्टार्ट हुआ था भूदान मूवमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, हु अमंग फ्रॉम होम, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 89, who from among the following person did not influence Gandhi during his formative years? Charles Bradlaugh, John Ruskin, David Thoreau and Leo Tolstoy। ऑप्शन ए, ठीक है, गांधी जी को इन्फ्लुएंस नहीं किया था, ये पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चार्ल्स ब्रैडलॉक ब्रिटिश रेडिकल थे, एथिस्ट, एंड ये अलग फिलोसॉफी के थे जो गांधी जी फॉलो नहीं करते थे। जॉन रस्किन, लीडिंग इंग्लिश आर्ट क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन ईरा, पैट्रॉन फिलोसोफर, सोशल थिंकर, ठीक है। और इनकी बुक कौन सी थी? ऑन टू दिस लास्ट, जो गांधी जी को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस की थी। एन ऑटोबायोग्राफी और द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस, उसी से इन्फ्लुएंस है। देन कम्स डेविड थोरो, एडवाइस टू डिसिस्ट थिंग्स दैट वेर रॉन्ग, उसी से गांधी जी इन्फ्लुएंस हुए थे, थिंग्स टू रेजिस्ट थिंग्स दैट वेर रॉन्ग। एंड थोरोस थॉट इन डेवलपिंग हिज कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह और ट्रुथ, जो उनके थॉट प्रोसेस को इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। एंड लियो टोल्स्टॉय, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, एंड हिज एसे ऑन क्रिश्चियनिटी एंड पैट्रियटिज्म, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था गांधी जी को, विच मेड गांधी स्पीक फॉर हिज इनर वॉइस एंड लिव अ लाइफ ऑफ सिंप्लिसिटी। Question number 90. Who said following words? A university stands for humanism, for tolerance, for reason, for adventure of ideas, and for search of truth. It stands for onward march of human race towards ever higher objectives. If universities discharge their duty adequately, then it is well with the nation and the people. पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ऑप्शन सी। Assertion and reasoning. Historians must be sensitive to moral ideas of today and those prevalent in the past. Distortion in history writing has an element of willfulness or intellectual neglect, which exclude innocent misconstrual or misapprehension. Option B is the right answer. सेंसिटिविटी रहना चाहिए हिस्टोरियंस में, ताकि वो जो मॉरल आइडियाज़ है उसको हर्ट ना करे, उसको अफेक्ट ना करे। एंड डिस्टॉर्शन जो होता है, जो ख़राब करते हैं हिस्ट्री राइटिंग को, तो उसके वजह से हैज़ एन एलिमेंट ऑफ विलफुलनेस, जानबूझ कर करते हैं ना, या फिर इंटेलेक्चुअल निगलेक्ट विच एक्सक्लूड्स इनोसेंट मिसकंस्ट्रक्शन और मिसअप्रिहेंशन, मतलब कि जो सही है, जो सच है, वो लोगों से दूर हो जाता है उसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 92. मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2. डेविड ऑर्नोल्ड, स्टैनले वॉलपट, डेविड कॉफ एंड दीपेश चक्रवर्ती. हमारा आंसर है ऑप्शन बी,
मेरा ये क्वेश्चन काफ़ी सही आया था मैंने जब प्रैक्टिस किया था तब। तो सबसे पहले आते हैं हमारे डेविड आर्नोल्ड, मुझे इनके बुक के बारे में पता है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन इन कॉलोनियल इंडिया। देन स्टैनले वॉलपट, 3 गांधीज पैशन। डेविड कॉफ, 4 ब्रिटिश ओरिएंटलिज्म एंड बंगाल रेनाइसेंस। एंड ऑप्शन डी दीपेश चक्रवर्ती का 1 है प्रोविशनलाइजिंग यूरोप, पोस्ट कॉलोनियल थॉट एंड हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। ये क्यों मुझे याद था? बिकॉज ये सबाल्टन स्कूल से बिलोंग करते हैं एंड जो मार्जिनलाइज जो भी चीज़ें है पोस्ट कॉलोनियल स्कूल है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। रंजित गुहा के ये स्टूडेंट थे, दीपेश चक्रवर्ती। और रंजित गुहा तो काफ़ी फेमस नाम है, आपको पता ही होगा, सबाल्टन स्कूल से एसोसिएटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। When did the Indian National Congress set up the National Planning Committee chaired by Jawaharlal Nehru for prescribing a policy for economic development in a soon-to-be free? 1938. Option B. National Planning Committee was set up in the year 1938 and under the chairmanship of Jawaharlal Nehru to work for the concrete programs for development in all areas of the economy. Initiative of the INC President Subhash Chandra Bose. उनका इनिशिएटिव था। The setting up of NPC showed the increasing influence of left politics in the national struggle for independence. और ये resolution on fundamental rights and economic policy कब पास हुआ था? कराची सेशन ऑफ 1931. resolution on economic policies passed at the फेजपुर सेशन in 1936. ठीक है, 2 बार पास हुआ था, एक फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसी एंड देन ओनली इकोनॉमिक पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 94. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट प्रिंसिपल अंडर पंचशील? नॉन शेयरिंग ऑफ नेशनल रिसोर्स। ये तो कुछ नहीं था ऐसा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट वर्किंग रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल नॉन एग्रेशन। कब साइन हुआ था? 29 अप्रैल 1954 बिटवीन इंडिया एंड चाइना। क्वेश्चन नंबर 95. ऑथर एंड देयर बुक्स: जूडिथ ब्राउन, मुश्किल हसन, डेविड एलो, डी रोथरमंड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सबसे पहले आते हैं जूडिथ ब्राउन, इनकी बुक का नाम है गांधी प्रिजनर ऑफ होप। मुश्किल हसन, India's partition process strategy and mobilization. David Elo, Britain and Indian nationalism, the imprint of ambiguity. And D का 1 है the phases of Indian nationalism. ठीक है, again passage. The nationalist movement was from the beginning zealous in defense of civil liberties. Hence nationalists fought 1 minute, हम एक काम करते हैं, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन हम पैसेज में से आंसर फाइंड करेंगे। Why did British deny civil liberties to Indians? Why did British deny civil liberties to Indian? इसका आंसर है इंडियंस वे नॉट फिट फॉर इट। सी, यहाँ पर सिविल लिबर्टीज़ के बारे में बात होती है, डिफेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज़ एंड ओके, ऐसा डायरेक्टली बताया नहीं गया है बट हमें पूरा पैसेज उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो ध्यान में आ जाएगा कि ब्रिटिश ने क्यों डिनाई किया था, या फिर हमें पता भी है कि इंडियंस वे नॉट फिट फॉर इट, ऐसा उन्होंने पहले भी बोला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 97. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड जवाहरलाल नेहरू नॉट बिलीव? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेक्युलरिज्म, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अभी ये भी पॉइंट आपको इजीली ध्यान में आ जाएगा कि वो क्यों ही इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के ऊपर बात करेंगे ना। यहाँ पर उनके बारे में बोला हुआ है स्ट्रॉन्गेस्ट चैंपियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, ही असाइन मच इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इक्वालिटी एंड सोशलिज्म। सी, यहाँ पर दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू के ऊपर ये स्टेटमेंट। अगेन फ्रीडम ऑफ प्रेस, स्पीच एंड एसोसिएशन एंड अदर सिविल लिबर्टीज, उसके लिए भी उन्होंने बात की है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्पीच। और सी, द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स पास्ड बाय द कराची कांग्रेस 1931 एंड ड्राफ्टेड बाय हिम गारंटीड द राइट्स ऑफ फ्री एक्सप्रेशन थ्रू स्पीच एंड प्रेस। ठीक है, देन कम्स 98. इन बिल्डिंग इंडियन into a nation, what was considered by an Indian nationalist as an in building India into a nation, what was considered by Indian nationalist? क्या कंसिडर किया था उन्होंने? इन एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ग्रांटिंग सिविल लिबर्टीज, प्रिजर्विंग इट्स मल्टी कल्चरल डाइवर्सिटी, प्रोपोगेटिंग हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज। आंसर इसका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ओके, ऑप्शन डी दिया हुआ है उसका आंसर। थोड़ा मुझे कन्फ्यूजन है इस क्वेश्चन में, अगर आपको उसका आंसर समझ में आता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ, मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है बेसिक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हाउ वेयर कल्चरल एस्पिरेशंस ऑफ इंडियन फुलफिल्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस? बाय रिप्रेजेंटिंग ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियंस इन ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोड्यूसिंग इलेक्शंस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटिंग मल्टीलिंगुअल प्रोविंसेस, एडवोकेटिंग खादी ग्राम उद्योग। तो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर दिया हुआ Indian National Congress along linguistic lines and not according to British created multilingual provinces. Cultural aspirations of different linguistic groups were given full recognition in 1921 by organizing provincial and area committees of Indian National Congress along the linguistic lines. ये क्वेश्चन ठीक है, along the linguistic lines। तो हमारा सही आंसर है by creating, इसका भी आंसर by representing all sections of Indians in organization, ऑप्शन ए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वॉज नॉट एडवोकेटेड बाय नेशनलिस्ट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट? कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? नॉट ग्रोथ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, इन्वाइटिंग फॉरेन कैपिटल फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिग इंडस्ट्रीज, क्रिएशन ऑफ इंडिजिनियस कैपिटल गुड्स। ये है ऑप्शन सी, ये भी दिया हुआ है हमारे पैसेज में ही। सी, complete economic transformation of country on basis of modern industrial agricultural development with a view to make India economically self-reliant, to be based on independence from foreign capital, creation of indigenous capital goods, foundation and development of independent science and technology। ठीक, सो ये भी हमारे पैसेज में दिया हुआ है। इसी के साथ में हमारा आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। टोटल 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। होप यू लाइक द वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।